नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि लाइब्रेरी साइंस का क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से कई प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फेज रिलेशन की। आपके सामने टॉपिक अवेलेबल है फेज रिलेशन, और इसी फेज रिलेशन को हम दशा संबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसी फेज रिलेशन को हम जानते हैं दशा संबंध के नाम से। दशा संबंध के नाम से इस फेज रिलेशन को जानते हैं। अब ये फेज रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है, या कहाँ वर्क करता है, क्यों इसका निर्माण किया गया था, या बात करें जैसे कि यूडीसी में इसका निर्माण किस प्रकार किया गया है, यूडीसी में इसका सिंबल क्या होता है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। साथ ही यहाँ से डीडीसी की अगर बात करें तो डीडीसी के किस संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ चर्चा करें तो सीसी में ये फेज रिलेशन जो है, कोलन क्लासिफिकेशन में ये फेज रिलेशन किस प्रकार आया था। ये सारी जो बेसिक बातें हैं दोस्तों, वो सारी बेसिक बातें हम यहाँ से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं एक बार फेज रिलेशन की। सबसे पहले अगर मैं चर्चा शुरू करूं यहाँ से कि फेज रिलेशन, तो फेज रिलेशन आपको कहाँ मिलेगा? कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा निर्मित किया गया था। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, चर्चा कर लेते हैं फेज रिलेशन से संबंधित। फेज रिलेशन एक्चुअल में बनाया किसके द्वारा गया था, या फिर इसका यूज जो कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में किया गया था, ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं फेज रिलेशन की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ से कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है? अगर हम बात करें यहाँ से कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन की जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक को कितने भागों में? तो उस पुस्तक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं यहां से कोलन क्लासिफिकेशन के, तो सबसे पहला जो भाग है वो आता है आपका रूल्स, ठीक है ना। वर्गीय रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन या रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन हो सकता है, या केवल रूल्स हो सकता है। फेज रिलेशन का फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ जी, फेज रिलेशन का फर्स्ट क्लास है, ये सभी के लिए। आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने साथियों के साथ इसका लिंक शेयर कर दीजिए। साथ ही जो व्यक्ति फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, वो ग्रुप में है, इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 2 चैनल्स पे ये क्लास दिखाई दे रही है, जैसे कि रमाकांत सर और फ्यूचर लाइब्रेरियन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उन पे आपको दिखाई दे रही है। आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो, उनका ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। अपनी जो भी क्रिएटिविटी आप तक आज तक आपने प्राप्त की है यहाँ से, उसका आकलन आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ जी सुनीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, गुड मॉर्निंग। हम आज जो बात करने वाले हैं, चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। किसी प्रकार की गुड मॉर्निंग वगैरह हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की। और कोलन क्लासिफिकेशन के मैंने बताया आपके, कोलन क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दी गई थी, 1933 में प्रकाशित हुई थी। 1933 से लेकर 1987 तक इसके कुल 7 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। कितने संस्करण है? तो इसकी कुल 7th एडिशन जो है वो दोस्तों 7th एडिशन इसके प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसी कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में निर्माण किया गया था आपके फेज रिलेशन का या दशा संबंध का। प्रश्न आपको बेसिक से यहां से पूछ लेगा कि कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में फेज रिलेशन या दशा संबंध का प्रावधान किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप यहां से बिल्कुल सटीक जवाब दे सकते हो कि फेज रिलेशन का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में किया गया था। आगे देख लीजिए, बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की जो पुस्तक है उसमें इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोलन क्लासिफिकेशन के जैसे कि कितने पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कोलन क्लासिफिकेशन के 3 भाग है। एक ही पुस्तक है, उस पुस्तक के कितने भाग है? उस पुस्तक के 3 भाग है। 3 भागों के बारे में अगर मैं बात करूं यहां से, तो पहला भाग आता है इसका रूल्स, ठीक है ना। कोलन क्लासिफिकेशन की अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें देख सकते हो, पहला जो भाग है वो क्या है? रूल्स है, ठीक है ना, नियम दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है वो है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसी का तीसरा भाग है दोस्तों कौन सा? शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स विथ स्पेशल नेम्स के नाम से। एक तीसरा क्या है इसका? विथ स्पेशल नेम्स के नाम से इसका तीसरा जो भाग है वो दिया गया है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहला भाग हो गया रूल्स आपका, दूसरा भाग होगा शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा भाग हो गया आपका शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स, ठीक है ना। तो ये 3 भाग है। अगर हम बात करें यहां से कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2 की, भाग 2 यानी कि शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, किसमें भाई? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा भाग है? तो ये कोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड भाग है या दूसरा भाग है, ठीक है ना। इसी दूसरे भाग में अगर मैं बात करूं, इसी दूसरे भाग में शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन में, इसी दूसरे भाग में अगर मैं बात करूं यहां से चैप्टर नंबर की, ठीक है ना, यहां से आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर मिलेगा यहां से कितना भाई, चैप्टर नंबर मिलेगा यहां से 6 आपको, यानी कि अध्याय 6 मिलेगा आपको, ठीक है ना। चैप्टर 6 में, और चैप्टर 6 में भी अगर मैं चर्चा करूं यहां से, तो आपको यहां से पेज नंबर ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? यहां ध्यान रखना है आपको पेज नंबर, ठीक है ना। पेज नंबर कितने भाई? यहां से ध्यान रखना है पेज नंबर 2.8, ठीक है ना। पेज नंबर 2.8, और ये पेज नंबर 2.8 जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये पेज नंबर 2.8 जो है दोस्तों, वो आपके संबंधित है फेज रिलेशन से। इसका सीधा संबंध किससे है? फेज रिलेशन से है। यानी कि फेज रिलेशन का जो प्रावधान है वो कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे भाग में, चैप्टर 6 में, भाग 2 के चैप्टर 6 में या चैप्टर 6 में पेज नंबर 2.8 पर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल जीरो से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए यहां से दशा संबंध का जो प्रावधान है वो क्यों किया गया है। देखो आज जो सूचना का जो विस्फोट हो रहा है, या फिर मान लीजिए आज जो भी विषय है उन विषयों का क्या हो रहा है भाई, उन विषयों की अत्यधिक भरमार हो रही है, ठीक है ना। यानी कि ये विषय आए कहाँ से, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अगर हम विषय जो जगत है, या दोस्तों हम बात करें विषय जगत की रचना का इतिहास की, यानी कि विषय जगत की रचना का अगर इतिहास देखें तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि शुरुआत में या फिर प्राचीन समय में इतने विषय नहीं थे, इतने ज़्यादा विषय नहीं थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विषयों के इतने नाम नहीं थे। प्राचीन समय की अगर हम बात करें, यानी कि इसके इतिहास की अगर हम बात करें, तो इतिहास में क्या नहीं था भाई? इतिहास में इतने अधिक क्या नहीं थे भाई? इतने अधिक विषय नहीं थे, ठीक है ना। इतने अधिक क्या नहीं थे? इतने अधिक आपके विषय नहीं थे, ठीक है ना। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, इतने अधिक विषय नहीं थे या विषयों के इतने नाम नहीं थे। हाँ नेहा जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चैप्टर भी पूछा गया है एग्जाम में, बिल्कुल। देखिए अनमोल जी कह रहे हैं कि चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर भी एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपकी क्लास रहने वाली है आज की, उस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये बताना देना चाहता हूं कि आज तक जितने प्रश्न यहां से पूछे गए हैं और जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सारा डाउट्स यहां से आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। इन फ्यूचर आपको कभी दशा संबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ पिंटू जी भी वेरी गुड मॉर्निंग। पिंटू जी सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप बने रहिए, एक बार कंटिन्यूटी रखिए साथ में। तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि दशा संबंध की बात करें, फेज रिलेशन की बात करें। फेज रिलेशन का जो प्रयोग है वो कोलन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2 में, कौन से भाग में? तो इसके भाग 2 में चैप्टर यानी कि इसके अध्याय 6 में, और अध्याय 6 में भी अगर बात करूं मैं ऐसे, तो पेज नंबर 2.8 पर किसका उल्लेख किया गया है? तो पेज नंबर 2.8 पर उल्लेख किया गया आपके फेज रिलेशन का। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि फेज रिलेशन संबंध किससे संबंधित है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो किसके साथ है? तो विषयों के साथ इनका संबंध है। सब्जेक्ट जो है उन सब्जेक्ट के साथ इसका क्या है भाई? संबंध है, ठीक है ना। अंकित जी वेरी गुड मॉर्निंग। सुखदेव जी कह रहे हैं सर कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो पुस्तकालय ग्रेड 3 का? देखिए कोर्स जो है आप, वो अभी आपको जो कोर्स मिल रहा है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास लेनी है, 2 प्रकार के कोर्स मिलेंगे आपको। दोनों प्रकार के कोर्स में देखिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के कोर्स होंगे। कोर्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होगा आपका रिकॉर्डेड, कौन सा होगा भाई? एक तो होगा आपका रिकॉर्डेड, दूसरा जो कोर्स होगा वो आपका होगा लाइव, ठीक है ना। रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो वर्तमान समय में आपका शुरुआत कर दी गई है इसकी, ठीक है ना। रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड जो कोर्स है उसकी प्राइस कम रहेगी, और जो लाइव कोर्स रहेगा वो लाइव कोर्स आपके आने वाले 2 या 3 दिन में ये कोर्स जो है वो क्या हो जाएगा भाई? लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सारी क्लासेज आपको लाइव मिलेगी। लाइव क्लासेज के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में भी काफी सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा साथ में आपको ओल्ड पेपर्स मिलेंगे। हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप, और फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप में अभी तक हमने लगभग 60 जो ओल्ड पेपर्स है वो डाल रखे हैं। 60 ओल्ड पेपर्स, वही ओल्ड पेपर्स है जिनको लोग किताबों में छाप के बेच रहे हैं, ठीक है ना। उन ओल्ड पेपर्स को हम लोग, जो भी स्टूडेंट है हमारे, जो भी विद्यार्थी है हमारे, उन सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप वहां से विजिट कीजिए, वहां से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, 1-2 दिन का। तो देखिए बात कर रहे हैं दशा संबंध की। दशा संबंध किससे संबंधित है? तो आप रखना है विषयों से संबंधित है। अगर हम विषयों का इतिहास देखें तो विषयों के इतिहास में क्या कहा गया है? विषयों का इतिहास जो है दोस्तों, विषयों के इतिहास की रचना को देखिए हम, तो उस समय इतने क्या नहीं थे भाई? इतने अधिक विषय नहीं थे, या फिर हम कह सकते हैं विषयों के इतने नाम नहीं थे। तो दोस्तों हम बात करें कि ये विषय आए कहां से। फिर
जब प्राचीन समय में नहीं थे तो नए समय या आधुनिक समय में इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो देखो इसका निर्माण होने का भी दो कारण है। इसके दो कारण किस प्रकार है, तो आपको देखो पहली बात ध्यान रखनी है कि कुछ विषय तो क्या हो गए, कुछ विषय जो है दोस्तों अन्य विषयों से अलग होकर नए विषय बन गए, ठीक है ना। कुछ विषय अन्य विषयों से अलग होकर क्या बन गए भाई, अपना खुद का उनका एक खुद का अस्तित्व आ गया, ठीक है ना, या खुद अस्तित्व में आ गए। खुद क्या आ गए भाई, अस्तित्व में आ गई। अस्तित्व में कैसे आए, दूसरे से अलग होकर, ठीक है ना, किसी दूसरे विषय से क्या होकर, दूसरे विषय से अलग होकर, दूसरे विषय से अलग होकर क्या आ गए भाई, ये अलग होकर अस्तित्व में आ गई। और बात करें यहां से दूसरी बात की, अगर मैं शामिल बात करूं यहां से, तो दूसरे विषय में आपको ध्यान रखना है, या दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ विषय जो है वो अन्य विषयों के साथ विलय होकर अस्तित्व में आ गए, ठीक है ना। अन्य विषयों के साथ उनका जुड़ाव हो गया या उनका परस्पर मेल हो गया, जिसके फलस्वरूप वो क्या आ गए भाई, अस्तित्व में आए, ठीक है ना। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है वो क्या है भाई, दूसरा अन्य विषयों के साथ उनका क्या हो गया भाई, अन्य विषयों के साथ उनका विलय, अन्य विषयों के साथ विलय होने के फलस्वरूप उनका क्या हुआ है, उदय हुआ है, या उनका अस्तित्व अस्तित्व उपस्थित हुआ है, ठीक है ना। दूसरे विषयों के साथ क्या हुआ है भाई, साथ विलय होने पर, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो विषय जो है दोस्तों वो आधुनिक समय में विषयों की अत्यधिक भरमार है, नए नए रोजाना नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि इस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ज्ञान जगत में अनेक विषयों का समन्वय होता है, तथा ये विषय आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से ये विषय आपस में संबंधित होते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, ये विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इन्हीं संबंधों का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में फेज रिलेशन या दशा संबंध का प्रावधान किया है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए यहां से एक दो बात जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं यहां से कि पहली बात इंपॉर्टेंट है, दशा संबंध का प्रावधान कोलन क्लासिफिकेशन में किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है उस पुस्तक के 3 भाग है। अनमोल जी कह रहे हैं मैंने स्टडी की है आपके यहाँ से, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हमारे साथ जो स्टूडेंट एक बार जुड़ गया है वो नौकरी लगने के बाद ही हमें छोड़ पाएगा, उससे पहले नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो आप देखो बात करें कोलन क्लासिफिकेशन की, कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक के बारे में बता चुका हूं, इसका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहां से ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कुल कितने भागों में, या कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो याद रख लेना 3 भागों में है, ठीक है ना। 3 भाग कौन से हैं, तो पहला भाग है इसका रूल्स, दूसरा भाग है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा भाग है इसका शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्केड बुक्स। और इसी के दूसरे भाग का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन दूसरा भाग है, इसी के दूसरे भाग के चैप्टर नंबर 6 में, और चैप्टर नंबर 6 में भी अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 2.8 आपका फेज रिलेशन से संबंधित है, ठीक है ना। पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात आपको क्या नोट करनी है, तो वो भी मैं लिखवा देता हूं आगे, तो वो भी आपको लिखनी है। यहां से क्या लिखनी है भाई, यहां से आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, क्या ध्यान रखनी है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किसका प्रयोग किया गया भाई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन के, यानी कि सीसी के प्रथम संस्करण में, सीसी के प्रथम संस्करण में, और प्रथम संस्करण में भाई किसका प्रयोग किया गया है, सीसी के प्रथम संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है, फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है, फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन यह पूछे जाने की पूरी संभावना है। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रुकना नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हो अनमोल जी, बिल्कुल सही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे एक बात कर लेते हैं दशा संबंध से रिलेटेड ही। तो यहां से देखो दशा संबंध जो है दोस्तों वो किन विषयों के मध्य हो सकता है। प्रश्न यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि दशा संबंध का प्रावधान जो है वो किसके मध्य किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है यहां से क्या, तो दशा संबंध का प्रावधान जो है दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि दशा संबंध का प्रावधान 2 मुख्य वर्गों के मध्य हो सकता है या 2 विषयों के मध्य हो सकता है। मुख्य वर्ग यानी कि मेन क्लास या विषय, दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दशा संबंध का जो प्रावधान है 2 मुख्य वर्गों, 2 मुख्य वर्गों, 2 मुख्य वर्गों के मध्य हो सकता है, ठीक है ना। दशा संबंध का प्रावधान कहां किया जा सकता है, मध्य हो सकता है, हो सकता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि दशा संबंध का प्रावधान जो है
दो विषयों के मध्य किया जा सकता है। किसके मध्य भाई? या इसी को हम क्या कह सकते हैं? दो विषयों के मध्य किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहां से दूसरी, तो यहां से आपको ध्यान रखना है क्या भाई? एक मुख्य वर्ग के किसी एक पक्ष के दो एकलों के मध्य भी क्या हो सकता है? दशा संबंध का प्रावधान हो सकता है, या दशा संबंध हो सकता है, उनके आपस में क्या हो सकता है? रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां से दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है भाई? एक मुख्य वर्ग के एक मुख्य वर्ग के किसी एक मुख्य वर्ग के किसी एक पक्ष के दो एकलों के मध्य एकलों के मध्य भी क्या हो सकता है भाई? संबंध हो सकता है। ठीक है ना? एकलों के मध्य। तीसरी बात देखिए, यहां से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहां से एकल किसे कहते हैं। तो देखो, एकल भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफी बार आपको बता चुका हूं, एकल आइसोलेट को कहते हैं। आइसोलेट जो है वो एक्चुअल में होते क्या है? एक गरवाजी का मैसेज आया, देखिए, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट और इंट्रा एरे। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। देखिए कितना शानदार जवाब दिया है। पहले ही दशा संबंध के जो 3 स्तर है, 3 लेवल्स है, उनको आज डिफाइन कर दिया है इन्होंने यहां से एक के गरवाजी ने। ठीक है ना? तो देखिए आगे बात करते हैं हम किसके बारे में बात करें भाई? एकल के बारे में। एकल जो है वो आइसोलेट को कहते हैं। देखिए एकल जो होते हैं या आइसोलेट जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? वो कभी भी विषय नहीं बन सकते। ठीक है ना? एकल या आइसोलेट जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? आइसोलेट जो है वो कभी भी विषय का विषय नहीं बन सकते। स्वयं क्या नहीं बन सकते? विषय नहीं बन सकते। अन्य विषयों के साथ मिलकर ये क्या कर सकते हैं? उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, या उस विषय को क्या कर सकते हैं? उस विषय में बदलाव ला सकते हैं, उस विषय को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्वयं क्या नहीं बन सकते? स्वयं कभी भी विषय नहीं बन सकते। जैसा कि आपने एक मारवाड़ी में या एक डायलॉग सुना होगा कि छिपकली के बच्चे कभी भी क्या नहीं बन सकते? मगरमच्छ नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार से आइसोलेट कभी क्या नहीं बन सकते? विषय नहीं बन सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइसोलेट देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा यहां से पत्रिका। ठीक है ना? मैंने क्या लिखा? पत्रिका। पत्रिका क्या है? एक आइसोलेट है। ठीक है ना? एक क्या है? आइसोलेट है। एक आइसोलेट है। अगर मैंने यहां से लिखा यहां से साइंस की पत्रिका, मैंने क्या लिखा यहां से? साइंस की पत्रिका। ये क्या है भाई? साइंस की पत्रिका पर्टिकुलर किसी विषय को दर्शा रही है। लेकिन पत्रिका क्या है? पत्रिका अपने आप पे एक आइसोलेट है। पत्रिका का कोई मतलब नहीं है। किसकी पत्रिका है? कौन सी पत्रिका है? कोई इसका मतलब ही नहीं है, कोई इसका अर्थ ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये किसी ना किसी विषय के साथ जुड़कर क्या करते हैं? उसके रूप को या उसके आकार को, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर जो बदलाव लाने की जो क्षमता है वो आइसोलेट रखता है। लेकिन ये स्वयं कभी भी क्या नहीं बन सकता? स्वयं कभी भी विषय नहीं बन सकता। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं। देखो आइसोलेट की बात हम फेज रिलेशन की बात करें। फेज रिलेशन में भी हम किसकी बात करें भाई? किन विषयों के मध्य आपस में संबंध हो सकता है। ठीक है सर, लाइब्रेरियन के एग्जाम कब से है? अभी देखिए राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाली है, अभी केवीएस का एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को। राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। और उसका जो एग्ज़ाम है उसका कोई फिक्स कोई शेड्यूल नहीं है फिलहाल। ये मार्च अप्रैल मई तो इसके वैकेंसी आने का पूरी संभावना है। ठीक है ना? हाँ, पुन्नू जी कह रहे हैं हेलो सर। बिल्कुल हेलो। तो देखिए आगे जो हम बात करें संबंधों की बात करें भाई, संबंध जो है वो किन के मध्य हो सकते हैं? तो दो मुख्य वर्गों के मध्य संबंध हो सकते हैं, यानी कि दो विषयों के मध्य संबंध हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही मुख्य वर्ग के किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य क्या हो सकते हैं? संबंध हो सकते हैं। या फिर हम कहें तो एक ही मुख्य वर्ग के, तीसरी बात यहां से ध्यान रखनी है आपको, एक ही मुख्य वर्ग के एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो श्रृंखला एकलों के मध्य क्या हो सकता है भाई? संबंध हो सकता है। ठीक है ना? ये 3 बातें सिर्फ ध्यान रखनी है आपको। दो मुख्य वर्गों या विषयों के मध्य संबंध हो सकता है। कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2023 में आएगी क्या सर? बिल्कुल आने की संभावना पूरी है। 2023 में ऐसे मान लीजिए लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 वैकेंसी जो है वो लाइब्रेरी साइंस में आने की संभावना है अभी तक जो निर्धारित है। और ये जो वैकेंसी है आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है ना? इसमें पूरे चांसेस है बढ़ने के भी, इसमें पोस्ट जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है ना इन टेक्निक से। बिल्कुल सही बात कर रहे हो पुखराज जी।
तो सबसे पहले देखिए हम बात करें क्या बात करें, दो मुख्य वर्गों के मध्य संबंध हो सकता है, एक मुख्य वर्ग के किसी एक पक्ष के दो एकलों के मध्य संबंध हो सकता है, या एक ही मुख्य वर्ग है उसका एक ही पक्ष है और उसके दो क्या है, उसके दो श्रृंखला एकल है, दो अरे उसके क्या है आइसोलेट है, तो उनके मध्य भी आपस में क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपको यहां से ध्यान क्या रखना है, यहां से ध्यान रखना है, हम बात करेंगे अब किसके बारे में भाई, दशा संबंधों के बारे में। दशा संबंधों के बारे में अगर हम बात करें यहां से, तो दो या दो से अधिक, यहां से देखो ध्यान क्या रखना है, यहां से दशा संबंध की जो डेफिनेशन है या दशा संबंध की जो परिभाषा है वो किस प्रकार की है, उसमें क्या दर्शाया गया है, तो थोड़ी सी बात हम क्या कर लेते हैं, उस दशा संबंध की परिभाषा की कर लेते हैं, ठीक है ना। उस दशा संबंध की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या कहती है, तो यहां से आपको ध्यान रखनी है दशा संबंध की परिभाषा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं यहां से, तो आपको ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक, क्या ध्यान रखनी है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विषयों, अधिक विषयों, पक्षों या एकल विचारों, पक्षों या एकल विचारों को, एकल विचारों को वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, संबंध बनाने की प्रक्रिया को दशा संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, दशा संबंध कहते हैं, ठीक है ना, दशा संबंध कहते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, छोटी सी क्या है एक डेफिनेशन है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज हो सके कि दशा संबंध एक्चुअल में कहलाते क्या है, या कैसे इनको डिफाइन करते हैं, कैसे इनको डेफिनेशन की परिभाषा दी गई है उसके बारे में। तो दो या दो से अधिक विषयों, क्या दिया गया है, दो या दो से अधिक विषयों, पक्षों या एकल विचारों को वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दशा संबंध कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, किसके बारे में ये परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा जो है दोस्तों वो दशा संबंध के बारे में दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से, तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न और पूछा गया है, यूडीसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की थर्ड ग्रेड के लिए बीलिस चाहिए या एमलिस, देखिए थर्ड ग्रेड के लिए तो आप डीलिस हो या सीलिस हो तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास CLIS है तो भी आप मान्य हो है आपकी डिग्री। इसके अलावा आपकी डिग्री DLIS है तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। अगर आपके पास BLIS है तो भी आप क्या हो भाई, एलिजिबल हो, ठीक है ना। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ से आपके पास सेकेंड ग्रेड की अगर डिग्री है, सनी जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ से कि अगर आपके पास ये किसके लिए, केवल या आपके थर्ड ग्रेड के लिए, किसके लिए भाई, थर्ड ग्रेड के लिए है। अगर मैं बात करूं यहां से सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसमें अगर आपके पास DLIS प्लस ग्रेजुएशन है, DLIS प्लस ग्रेजुएशन है, यानी कि डीलिस प्लस डिप्लोमा प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है, तो भी आप क्या है, अवेलेबल है। अगर आपके पास सीलिस है तो आप क्या नहीं है, सीलिस है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं, यहां से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या पूछा गया है, और वो प्रश्न जो है दोस्तों वो पूछा गया आपके यूडीसी से संबंधित। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसका निर्माण हेनरी लॉ फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया था, उस यूडीसी से यहां से एक प्रश्न पूछा गया है। यूडीसी में देखो प्रश्न क्या पूछा गया है यहां से, तो सबसे पहले देखो प्रश्न में लिख के बता देता हूं आपको यहां से कि यूडीसी में दो या दो से अधिक पक्षों वाले, क्या पूछा गया है, यूडीसी में दो या दो से अधिक, यूडीसी में दो या दो से अधिक, यूडीसी में दो या दो से अधिक पक्षों वाले विषयों को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न दशा संबंध से रिलेटेड ही है, दशा संबंध जैसा ही है बिल्कुल।
लेकिन यहां से ये प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम से पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये यूडीसी से पूछा गया है। अब देखिए यहां से कौन से योजक चिन्ह से दो या दो से अधिक पक्षों वाले विषयों को जोड़ा जाता है। इसके ऑप्शन आप देख लीजिए यहां से। इसके ऑप्शन में पहली बात अगर हम बात करें यहां से, तो ऑप्शन आपके पास सेमीकोलन। क्या ऑप्शन है भाई आपके पास? सेमीकोलन ऑप्शन है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां से, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका कोलन, कोलन। और तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है आपके पास? तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास यहां से बिंदु, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बिंदु या इसी को हम डॉट के नाम से जानते हैं, बिंदु या डॉट के नाम से। चौथा जो ऑप्शन है वो दोस्तों आपके पास वो क्या है? वो है आपके पास हाइफन। चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है? हाइफन, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, और कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है ना। तो यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि दो या दो से अधिक पक्षों वाले विषयों को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कोलन क्लासिफिकेशन में के फेज रिलेशन में 6th एडिशन तक हम जीरो जो आपका योजक चिन्ह है या कनेक्टिंग सिंबल है उसका यूज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यूडीसी में आपका जो है वो कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग जो है दो या दो से अधिक पक्षों वाले विषयों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इसके अलावा यहां से देखिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। यहां से प्रश्न ये पूछा गया है कि डीडीसी के किस संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था? फेज रिलेशन का प्रयोग, डीडीसी के किस संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन आप मुझे बताओगे, और आंसर जो है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अंतिम जब हम बात करेंगे लास्ट में, उस समय मैं आपका इसका आंसर आपके साथ डिस्कशन करके इसका जो सटीक जवाब है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहां से बात करूं मैं यहां से, तो यहां से देखो कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें। कोलन क्लासिफिकेशन में जो है वो दोस्तों सीसी की बात करें, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलन क्लासिफिकेशन में दशा संबंधों में कोलन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें यहां से, तो कोलन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं 11वें में आया और 14वें में उपयोग किया गया। बिल्कुल देखिए सही जवाब, देखो बिल्कुल सटीक जवाब आ गया भाई। यानी कि 11वें एडिशन में तो यह क्या आया था भाई? 11वें एडिशन में तो इसका जो है ये आया था। फेज रिलेशन कौन से एडिशन में आया था? तो यहां से ध्यान रखना 11वें एडिशन में इसका निर्माण किया गया था या इसकी पहचान की गई थी, ऐसा बात ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा यहां से आपको क्या ध्यान रखना है? 14वें संस्करण में कौन से एडिशन में भाई? 14th जो एडिशन है उस 14th एडिशन में इसका उपयोग किया गया था। ये 14th जो एडिशन है वो 1942 में आया था, ठीक है ना, 1942 में इस संस्करण में क्या किया गया था? इसका यूज किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। इसकी पहचान जो होती है वो आपके कौन से संस्करण में? 11वें संस्करण में होती है, और 14वें संस्करण में क्या किया गया? इसका यूज किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, और कोलन क्लासिफिकेशन के यानी कि हम बात करें सीसी की, तो सीसी के दशा संबंधों में विषयों को आपस में जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहां से कि सीसी में या सीसी के कोलन क्लासिफिकेशन के दशा संबंधों में, सीसी के दशा संबंधों में विषयों को आपस में जोड़ने के लिए, विषयों को आपस में जोड़ने के लिए और सीसी में विषयों को आपस में जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसकी बात भी हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। अभी आप क्या ध्यान रखेंगे? 6th एडिशन तक, ठीक है ना। कौन से एडिशन तक? तो 6th एडिशन तक इसका जो योजक चिन्ह है दोस्तों वो क्या रहा था? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो योजक चिन्ह है वो आपका शून्य रहा था, ठीक है ना, 0 रहा था, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए कि 6वें संस्करण तक कोलन क्लासिफिकेशन में दशा संबंधों के लिए विषयों को आपस में जोड़ने के लिए किस कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया जाता था, तो आपको ध्यान रखना है शून्य का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आपके 0 का प्रयोग किया जाता था। 7वें संस्करण की अगर हम बात करें तो 7वें संस्करण से पहले ही यानी कि 7वां संस्करण जो आपका निर्माण किया गया था 1987 में, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ से 1967 की, तो 1967 में 7th एडिशन में इसका जो योजक चिन्ह है दोस्तों, कनेक्टिंग सिंबल जो है वो चेंज कर दिया गया था। और वो चेंज करके क्या कर दिया गया था भाई? जैसे कि पुन्नू चौधरी का जवाब आ गया, एमसेड कर दिया गया था, ठीक है ना। एमसेड का निर्माण कर लिया गया था। एमसेड का निर्माण क्यों किया गया था? इसका भी एक रीजन रहा था, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, रंगनाथन ने क्या कहा था कि यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से 0 की, अगर हम बात
बात करें यहाँ से ओ की, तो जीरो और ओ में क्या नहीं कर सकते हम, डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, या फिर इनमें क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जीरो है और कौन सा आपका ओ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 7th एडिशन में एमसर्ड जो आपका कनेक्टिंग सिंबल है, उस एमसर्ड कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया गया था। तो 7वें संस्करण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो 7th एडिशन की अगर चर्चा करें तो 7th एडिशन में कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 7th एडिशन में आपके एमसर्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। एमसर्ड जो योजक चिन्ह है दोस्तों, उस एमसर्ड योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। बिल्कुल ही इजी वो और बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ही भी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यह सब की बात कर चुके हैं हम, यूडीसी की बात कर चुके हैं, डीडीसी की चर्चा कर चुके हैं, और हम किसके बारे में बात कर चुके हैं, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ से देखो दशा संबंधों की और दशा संबंधों के प्रकारों की अगर मैं बात करूं यहां से, तो कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण के अनुसार दशा संबंध जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर, इंग्लिश में होगा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंग्लिश में इसको क्या है, यहां से अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करोगे तो जैसे सीसी के जो दशा संबंध है या सीसी में जो फेज रिलेशन है, उस फेज रिलेशन में जो सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या उन सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, किस कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया जाता था, तो आपको ध्यान रखना है जीरो यहां से कनेक्टिंग सिंबल के रूप में यूज किया गया था 6th एडिशन तक। 7th एडिशन में किसका यूज किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 7th एडिशन में कनेक्टिंग सिंबल के रूप में एमसर्ड का यूज किया गया था। यहां से यह बात ध्यान रखनी है आपको। 7th का सिंबल नहीं पता चल रहा है, हाँ 7th का सिंबल नहीं पता चल रहा है, तो 7th का सिंबल जो है वो एम साइड है भाई, एम साइड जो हम एंड लिखते हैं ना, एक तरीके से क्या लिखते हैं हम, ऐसे एंड लिखते हैं ना, वही क्या है इसका एम साइड, इसका योजक चिन्ह है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो सारणी दी गई है एक, हाँ इंग्लिश भाषा देख ली, जो स्टूडेंट्स है लाइब्रेरी साइंस में वो काफ़ी सारे इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा है भाई, तो इंग्लिश भाषा के भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तो यहां से देखिए आगे बात कर लेते हैं, आगे हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आगे जो हम बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन के, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में जो दशा संबंध है, जो फेज रिलेशन है, उन फेज रिलेशन के कितने प्रकार है, यानी कि कितने टाइप्स है, फेज रिलेशन के कुल कितने टाइप है 6th एडिशन के अकॉर्डिंग। और यहां से आपको पूछ लिया जाए कि 6th एडिशन के अकॉर्डिंग फेज रिलेशन के कितने लेवल्स है या कितने स्तर है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना है। देखिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं यहां से, तो आपको ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं 6th एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सीसी के 6th एडिशन, सीसी के 6th एडिशन के अकॉर्डिंग, यानी सीसी बोले तो शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं आपको, कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण या 6th एडिशन के अकॉर्डिंग दशा संबंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं 6th एडिशन के अकॉर्डिंग, 6th एडिशन के अनुसार या अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, वो दशा संबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 6th एडिशन के अकॉर्डिंग दशा संबंध 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेज रिलेशन अकॉर्डिंग टू सीसी, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कितने प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सीसी के 6th एडिशन के अकॉर्डिंग फेज रिलेशन 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 6 में 5 है सर, टूल नहीं था, बिल्कुल देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं पुन्नू जी भी। तो यहाँ से देखो आपको ध्यान रखना है टूल कब था कब नहीं था, तीसरे चौथे संस्करण में इनको ऐड किया गया था, 5वें में पुनः हटा दिया गया था, फिर कौन से संस्करण में ऐड किया गया था, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, और ये मेरी गारंटी है कि इस प्रकार से आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। हाँ GBCDI बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आपका। तो यहां से देखो ध्यान रखना है सीसी में फेज रिलेशन जो है वो कितने प्रकार के, 6th एडिशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। यहां से आपको ध्यान रखना है, और 5 प्रकार के जो फेज रिलेशन है वो कितने स्तरों में, तो ये 3 स्तरों में विभाजित किए गए हैं। 3 स्तर है इसके, 3 लेवल्स में, 3 लेवल्स में क्या है भाई विभाजित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कितने लेवल्स में विभाजित है, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन जो है, फेज रिलेशन के कितने स्तर है, तो फेज रिलेशन के 3 स्तर है। अगर हम बात करें, देखो फेज रिलेशन के जो स्तर है दोस्तों, वो स्तर तो हमेशा आपको 6th और 7th में जो है वो बराबर ही है, ठीक है ना।
सिक्स एडिशन में भी कितने स्तर आपके? 3 स्तर है। और सेवंथ एडिशन में भी आपके कितने स्तर है? तो आपके 3 स्तर है, ठीक है ना। सिर्फ इनके प्रकार या टाइप जो है उन टाइप में चेंजेस आता है। सेवंथ एडिशन में एक टाइप बढ़ जाता है और सिक्स एडिशन में एक टाइप कम हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिक्स एडिशन में 5 प्रकार के हैं। अगर यही चर्चा करें तो सेवंथ एडिशन में दोस्तों कितने प्रकार के? तो सीसी के सेवंथ एडिशन के अनुसार फेज रिलेशन जो है दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं? तो फेज रिलेशन 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार के। और छठवां जो 6 नंबर का जो फेज रिलेशन है वो आपका टूल फेज रिलेशन है। कौन सा भाई? टूल। ये इसी को हम हिंदी में कहते हैं उपकरण फेज रिलेशन है, ठीक है ना। और यहां पर भी फेज रिलेशन के कितने स्तर है? तो फेज रिलेशन के 3 स्तर है। कितने स्तर है भाई यहां से? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 3 स्तर है, ठीक है ना। कितने स्तर है? 3 स्तर है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो दशा संबंध की बात करें, यानी कि अगर हम इसी प्रकार से अगर यहां से देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं वो 6th एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 7th एडिशन अभी तक क्या नहीं हुआ है? पब्लिश नहीं हुआ है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। 7th एडिशन क्या है भाई? अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है। तो यहां से देखो, आपको ध्यान रखना है केवल और केवल आपको जो ध्यान रखना है, ये बेसिक जानकारी है कि यहां से 7वें संस्करण के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के दशा संबंध होते हैं, ठीक है ना। हम जो बात करेंगे वो केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? तो 6th एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जो हम जिस एडिशन को यूज कर रहे हैं वो हमारा एडिशन कौन सा है? 6th एडिशन है। तो देखिए 6th एडिशन के अकॉर्डिंग दशा संबंध 5 प्रकार के होते हैं और उसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करूं यहां से तो कुल दशा संबंध की, तो कुल दशा संबंध कितने हो गए? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 × 3, यानी कि कुल दशा संबंध की बात करूं तो ये कुल 15 प्रकार के क्या हो गए भाई? आपके कुल 15 प्रकार के दशा संबंध हो गए, ठीक है ना। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। सबकी मैं बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से, एक एक जो दशा संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी सारणी की बात करेंगे। ये सारी जो सिस्टम है उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करेंगे भाई? लेते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है ना। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं यहां से, तो सबसे पहले हम बेसिक से बात कर लेते हैं यहां से। और बेसिक्स देखो क्या है यहां से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सारणी की, ठीक है ना। हम क्या निर्मित करेंगे भाई? एक सारणी निर्मित करेंगे, ठीक है। उस सारणी के माध्यम से अगर मैं चर्चा करूं यहां से, तो उस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा फेज रिलेशन जो है दोस्तों वो कहाँ यूज किया गया था, किसके द्वारा यूज किया गया था। उस सारी बातों के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। उस सारणी में देखिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो हमारे पास कुल कितने फेज रिलेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उन फेज रिलेशन के बारे में, जो रिलेशन है उनमें आपस में क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन से उसके 3 स्तर है उनके बारे में भी क्या कर लेंगे हम, उनके बारे में भी हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही हम देखो चर्चा करेंगे आगे। और आगे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों उसके बारे में भी बात करेंगे कि आगे इनके कौन कौन से स्तर है या फिर कौन कौन से स्तरों का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए चर्चा कर लेते हैं। पहला जो हमारा फेज रिलेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पहला फेज रिलेशन जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पहला रिलेशन हो जाएगा। इसके अलावा बाद में हम बात करेंगे इसके स्तरों के बारे में और इसके कुल कितने स्तर है तो उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई स्तर कितने हैं इनके? तो 3 स्तर है। कितने स्तर है भाई कुल? तो 3 स्तर है। और 3 स्तरों में भी हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो आपका जो इंट्रा सब्जेक्ट सेट और इंट्रा अरे है। तो सबसे पहला आपका 1 नंबर हो गया। एक नंबर में हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले देखो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया और आपका अंतिम क्या हो गया भाई? 5 नंबर हो गया, ठीक है ना। रिलेशन की बात करें हम यहाँ से, तो रिलेशन देखिए 5 प्रकार के होते हैं। रिलेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? इनकी पोजीशन याद नहीं रहती। देखो अभी इनकी पोजीशन भी याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। 3 लेवल्स होते हैं, तीनों लेवल्स की पोजीशन भी बात करेंगे और इनके जो रिलेशन है उन रिलेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको रिलेशन ध्यान रखना है जनरल रिलेशन, ठीक है ना। पहला रिलेशन क्या ध्यान रखना है? जनरल रिलेशन। उसके अलावा दूसरा जो रिलेशन है वो दोस्तों वो किस प्रकार का है? वो है जनरल के बाद में 22, ठीक है ना। क्या है भाई? 22। दूसरा जो रिलेशन है वो 22 है। तीसरा जो रिलेशन है दोस्तों उसका नाम है आपका कंपेरिजन। तीसरा क्या है? कंपेरिजन। तीसरा रिलेशन आपका कंपैरिजन। चौथा जो रिलेशन है दोस्तों वो आपका डिफरेंस। पांचवा जो रिलेशन आपका वो है आपका इन्फ्लुएंस।
इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। जनरल को देखो हम सामान्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सामान्य दशा संबंध, ठीक है ना, या फिर सामान्य संबंध के नाम से, सामान्य संबंध के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है तो जो 22 है उसको झुकाव या झुकावात्मक संबंध के नाम से भी जानते हैं। कंपैरिजन को हम तुलनात्मक या तुलना दशा संबंध के नाम से भी जानते हैं। और जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब एक तरीके से अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डिफरेंस यानी कि अंतर दशा संबंध के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ से इन्फ्लुएंस यानी किसी को हम प्रभाव या प्रभावात्मक दशा संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो दशा संबंध कितने होते हैं, तो दशा संबंध के बारे में आपको ध्यान रखना है। दशा संबंध जो है वो कुल कितने प्रकार के, तो आपको ध्यान रखना है केवल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकारों में भी अगर हम चर्चा करें यहाँ से, तो 5 प्रकार में कौन कौन से दशा संबंध है। पहला दशा संबंध आपका जनरल पहला दशा संबंध है भाई आपका जनरल दशा संबंध या जनरल फेज रिलेशन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ से दूसरा जो दशा संबंध है दोस्तों आपका वो क्या है, दूसरा दशा संबंध आपका 22, और 22 को ही हम क्या कहते हैं, झुकावात्मक। तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, तो तीसरा है आपका कंपैरिजन, और कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं भाई, कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, तो कंपैरिजन को ही हम तुलनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो कंपैरिजन को ही हम तुलनात्मक। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से चौथे दशा संबंध की, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस। किस नाम से जानते हैं, तो चौथे को हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि आपका क्या करना भाई, किन्हीं दो वस्तुओं या दो विषयों के मध्य क्या करना भाई, डिफरेंस पैदा करना। तो ये चौथा क्या हो गया आपका डिफरेंस, और पांचवा क्या आपका, तो पांचवा है आपका इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव, एक विषय का दूसरे विषय के ऊपर प्रभाव, ठीक है ना। यहां से ई नहीं है जी होगा, किसका कहते हो भाई, ई नहीं है। तो देखिए आप एक बार थोड़ा सा डिस्कस मत करो, मैं आपको पूरा बता दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। कहाँ ई होगा, कहाँ एम होगा, पी होगा, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से रिलेशन आ गए हमारे पास। 5 प्रकार के क्या होते हैं, दशा संबंध कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेंगे हम उनके स्तरों के बारे में, ठीक है ना। और स्तरों में भी अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ से, तो कौन कौन से स्तर दिए गए हैं दशा संबंध के, तो आपको पता है कि 3 ही स्तर है। स्तर कितने हैं, 3 ही है। और 3 स्तरों के बारे में भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से चर्चा कर लेंगे। पहला स्तर है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। पहला स्तर कौन सा है, तो पहला ध्यान रखना है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फेज रिलेशन, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इसी को हम अंतर या अंतः, इसी को हम अंतर विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध के नाम से जानते हैं। अंतर विषय दशा संबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला जो इसका स्तर है वो कौन सा है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, यानी कि अंतर विषय दशा संबंध, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर बात कर लेंगे हम यहाँ से, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, यानी कि अंतर पक्ष दशा संबंध। इंट्रा फैसेट, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, फेज रिलेशन, ठीक है ना। इंट्राफेसेट फेज रिलेशन यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, अंतर पक्ष दशा संबंध, दशा संबंध। तीसरा जो पॉइंट बच जाता है आपके पास वो कौन सा आ जाता है भाई, वो आ जाता है इंट्रा अरे फेज रिलेशन। तीसरा कौन सा है, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। ये 3 क्या होते हैं, इसके स्तर होते हैं। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अंतर पंक्ति दशा संबंध, अंतर पंक्ति दशा संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 5 जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहली 5 बातें हैं जनरल रिलेशन, जो 5 प्रकार के होते हैं, या दशा संबंध 5 प्रकार के होते हैं। जनरल हो गया आपका, 22 हो गया आपका, इसके अलावा कंपैरिजन हो गया, डिफरेंस हो गया, या इन्फ्लुएंस हो गया। ये 5 प्रकार के दशा संबंध है, किसके अकॉर्डिंग है, 6वें संस्करण के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अंतर विषय दशा संबंध, अंतर पक्ष दशा संबंध, अंतर पंक्ति दशा संबंध। वेरी गुड गरवा जी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके अलावा यहाँ से 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन और इंट्रा अरे फेज रिलेशन। आगे हम इनकी बिल्कुल डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ से प्रैक्टिकली जो नंबर बनाते हैं, क्लास नंबर कैसे बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सारी बातें आप आराम से, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ से जो है वो प्रत्येक बात जो है वो समझाई और बताई जाएगी। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं
जब भी मान लीजिए बात की जाए इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन की, और इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में भी अगर हम बात करें तो जब इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में जो संबंध जो है दोस्तों, वो संबंध आपका सामान्य संबंध हो, सामान्य संबंध जब भी होगा, या फिर मान लीजिए जब भी बाह्य संबंध झुकावात्मक संबंध होगा, जब भी दो विषयों के मध्य तुलनात्मक संबंध होगा, या दो विषयों के मध्य आपका डिफरेंस या अंतर का संबंध होगा, या फिर दो विषयों के मध्य प्रभावात्मक संबंध होगा, तो इनके लिए अलग अलग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। एक होता है आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह तो आपको सबको पता है कि जैसे कि योजक चिन्ह जो है वो हम कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण तक योजक चिन्ह जो है वो 0 का यूज करते हैं, शून्य का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग सिंबल की तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि कनेक्टिंग सिंबल आपको सबको याद रह जाएगा। इनके जो प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों को आपको हमेशा क्या रखना होगा, याद रखना होगा। प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो जब भी दोस्तों दो विषयों के मध्य सामान्य संबंध होगा, तो उस संबंध को हम किससे दर्शाएंगे, तो इसको स्मॉल ए से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे भाई, उसको हम स्मॉल ए से दर्शाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो स्मॉल ए होगा। जब भी मान लीजिए दो विषयों के मध्य झुकावात्मक संबंध हो, ठीक है ना, दो विषय यानी कि एक विषय का झुकाव दूसरे विषय की ओर हो, या दूसरे विषय का झुकाव पहले विषय की ओर हो, तो हमेशा वहां पर जो है दोस्तों वो किस योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आपको किस प्रतीक चिन्ह का यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वहां स्मॉल बी का यूज करेंगे। जब मान लीजिए दो विषयों के मध्य तुलनात्मक संबंध हो, या एक विषय की दूसरे विषय से तुलना की जा रही हो, तब हम वहां क्या करेंगे, तब वहां हम स्मॉल सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्मॉल सी का। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखने वाली जो बात है, जनरल के लिए हमेशा ए याद रखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ इस ए को याद रखना है। बाकी जो है उसके फर्स्ट लेटर से सारे नंबर जो है वो ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। यहां से देखिए 22 का बी बन जाएगा और कंपैरिजन का सी बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए डिफरेंस की बात आएगी, यानी दो विषयों के मध्य डिफरेंस किया जा रहा हो, उनको अलग किया जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए स्मॉल डी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से जो नेक्स्ट है पांचवा जो है, उसके लिए आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जब भी दो विषयों में प्रभावात्मक संबंध को दर्शाया जा रहा है, या फिर एक विषय का दूसरे विषय के प्रति प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तब हम वहां किस प्रतीक चिन्ह का यूज करेंगे, तब वहां हम आपके स्मॉल जी का यूज करेंगे, ठीक है ना, स्मॉल जी का यूज करेंगे। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो याद क्या करने पड़े आपको, 5 में से सिर्फ आपको 2 ही तो याद करने हैं भाई। जनरल है तो आपको पता है कि जनरल आपकी जो ए है उसको जनरल मान सकते हैं हम, क्योंकि ए जो है वो हमेशा प्रत्येक आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन से आप इस ए को पढ़ते आ रहे हो, बचपन में जब आपने अल्फाबेटिकल टेबल सीखी थी, तो उस समय भी आपको ए का यूज करना पड़ा था। या फिर ए जो है उसको आप कहीं भी आप देखते हो तो ए जो आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है ना। तो ए को आप भली प्रकार से याद रख सकते हो, ये आपकी एक कॉमन चीज होगी एक तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा 20 जो है, 22 को हम बी से कम डिनोट करते हैं, कंपैरिजन को सी से डिनोट करते हैं, डिफरेंस को डी से। तो यहां से जो जिस नाम से ये स्टार्ट हो रहे हैं, 22 से स्टार्ट हो रहा है, कंपैरिजन सी से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस डी से स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों के नाम आपके उसी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां से ध्यान क्या रखना है, नेक्स्ट जो आपको याद रखने वाली जो बात है वो इन्फ्लुएंस है। एक दो बार ये टेबल लिखोगे, आराम से बनाओगे ना आप, तो बिल्कुल भली प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो, याद कर लोगे आराम से। देखिए याद करने का सबसे बड़ा फंडा होता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, कोई भी आपको कुछ भी लिखा हुआ या पढ़ा हुआ आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा क्या करें, उस चीज़ को या उस बात को आप आगे लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि आप जैसे मान लीजिए बुक का इस्तेमाल करें, तो बुक थोड़ी सी आपकी खराब जरूर होगी, लेकिन आप उस बुक के आगे के पृष्ठ पर, यानी कि आप जो पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट टाइम आप क्या पढ़ने वाले हो, वहां आगे के पृष्ठ पे उसको डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं, हम पर बढ़ जाते हैं आगे की ओर। तो देखिए इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो गया, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, इंट्राफेसेट फेज रिलेशन के बारे में। इंट्राफेसेट फेज रिलेशन है यानी कि अंतर पक्ष दशा संबंध। जब दो पक्षों के मध्य सामान्य संबंध हो, दो पक्षों के मध्य किस प्रकार का संबंध हो, सामान्य संबंध हो, तब हम किस प्रतीक चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो पक्षों के मध्य सामान्य संबंध होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, स्मॉल जे का यूज करेंगे। प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका यूज करेंगे, स्मॉल जे का यूज करेंगे। ये सारी सारणी जो है वो आपको आगे की तरफ काम आएगी। अभी जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम इसका यूज करेंगे। टूल भाई 7th एडिशन में है, यह है सर 6th एडिशन
के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हाँ भाई, टूल जो है वो 7th एडिशन के अकॉर्डिंग है। अभी देखो, जैसे ही 6th एडिशन की टेबल खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ से बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे क्या करके जाऊंगा, जो छठवां जो फेज रिलेशन है दोस्तों, वो आपका क्या है, टूल है। तो टूल नामक दशा संबंध के तीनों क्या बता के जाऊंगा, आपको तीनों प्रतीक चिन्ह बताऊंगा। यहाँ से कैसे उसका यूज करना है वो भी बताऊंगा। सारी बिल्कुल आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ से बने रहिए। एक भी आप पूरी इस क्लास को ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनते रहे। सुनने में आपको इतना जो ज्ञान है दोस्तों, वो आपको आसानी से मिल जाएगा कि आपको यहाँ से किसी प्रकार की, ऐसा मान लीजिए किसी प्रकार का प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं। इतनी मैं आपको पूरा विश्वास के साथ ये बात कहता हूं। तो सबसे पहले देखिए किसकी बात करें, अंतर पक्ष दशा संबंध की बात करें, यानी कि दो पक्षों के मध्य जब भी क्या होगा, सामान्य संबंध होगा तो स्मॉल जे का यूज करेंगे। उसके अलावा हम बात करें यहां से कि जब भी दो पक्षों के मध्य झुकावात्मक संबंध होगा, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर क्या होगा भाई, झुका हुआ रहेगा, उस समय हम क्या करेंगे, तो स्मॉल के का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो अल्फाबेट लिख रहा हूं वो स्मॉल लिख रहा हूं। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास दो पक्षों के मध्य जब तुलनात्मक संबंध हो, तब हम किसका यूज करेंगे, तो तुलनात्मक संबंध में हम स्मॉल एम का यूज करेंगे। जब भी मान लीजिए दो पक्षों के मध्य यानी कि डिफरेंस पैदा हो रहा हो, दो पक्षों के मध्य डिफरेंस का संबंध दर्शाया जा रहा हो, उस समय हम क्या करेंगे, तो उस समय हम स्मॉल एन का यूज करेंगे। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए दो पक्षों के मध्य जब भी प्रभाव उत्पन्न हो रहा हो, या एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो, उस समय हम क्या करेंगे भाई, उस समय हम स्मॉल आर का यूज करेंगे। ठीक है ना। यही है बिल्कुल। तो यहां से ये ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है ना। ये इंट्राफेसेट फेज रिलेशन में यूज होगा। जब भी दो पक्ष जो आएंगे और दो पक्षों में सामान्य संबंध होगा तो स्मॉल जे का यूज करेंगे। जब भी दो पक्ष आएंगे और दोनों पक्षों में झुकावात्मक संबंध होगा तो स्मॉल के का यूज करेंगे। और जब भी दो पक्ष आएंगे और दो पक्षों में आपका कंपेरिजन होगा, यानी कि पक्षों की तुलना होगी, तो हम वहां स्मॉल एम का यूज करेंगे। दो पक्षों के मध्य डिफरेंस पैदा होने पर हम स्मॉल एन का यूज करेंगे। और दो पक्षों के मध्य प्रभाव उत्पन्न होने पर हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का यूज करेंगे। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इंट्रा अरे फेज रिलेशन की, यानी कि इंट्रा अरे फेज रिलेशन को बोलते हैं हम अंतर पंक्ति दशा संबंध। ठीक है ना। एक ही मेन क्लास है, उसका एक ही पक्ष है, और उसी की पंक्ति में से क्या आ जाते हैं आपके पास, दो आइसोलेट आ जाते हैं। ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए इंट्रा अरे यानी कि अंतर पंक्ति दशा संबंध, एक ही पंक्ति के आपके पास क्या आ गए भाई, एक ही पंक्ति के आपके पास दो आइसोलेट आ गए, और उनमें किस प्रकार का संबंध है, सामान्य संबंध है, तो हम किसका यूज करेंगे, एक ही पंक्ति के दो आपके पास आइसोलेट आ गए और उनमें सामान्य संबंध है, तो हम स्मॉल टी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्मॉल टी का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक ही पंक्ति के दो आइसोलेट के मध्य झुकावात्मक संबंध है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम स्मॉल यू का यूज करेंगे। तो टी यू हो गया। ऐसे ही वी डब्ल्यू हो जाएगा, वी डब्ल्यू, और इसमें क्या नहीं होगा आपका, अक्स नहीं होगा। अक्स कहाँ आ जाएगा, अक्स जो है दोस्तों वो हम चाहे तो, वैसे तो अक्स का जो स्थान दिया गया है ना, वो 7वें संस्करण में इसको 5वां स्थान दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो टूल नामक जो दशा संबंध है दोस्तों, इस टूल नामक दशा संबंध को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 5वां स्थान दिया गया है। और ये इन्फ्लुएंस जो है दोस्तों, इसका कौन सा स्थान दिया गया है, इसको 6वां स्थान दिया गया है। इसका क्रम जो है वो 7वें संस्करण में कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो जरूर अपने बीच में क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब एक ही पक्ष की दो पंक्तियों के मध्य किस प्रकार का संबंध हो, कंपैरिजन का संबंध हो, यानी कि तुलनात्मक संबंध हो, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वी का यूज करेंगे। और जब भी डिफरेंस का संबंध हो तो हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल डब्ल्यू का यूज करेंगे। और जब भी संबंध आपके इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावात्मक होंगे तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई का यूज करेंगे। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इस टेबल को याद कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद होगी तभी आप क्या कर सकते हो, फेज रिलेशन का नंबर बना सकते हो। तो ये टेबल आपको याद करना अति आवश्यक है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो आसानी से यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा देखिए हम टूल की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी किसी ने कहा था कि सर टूल वाला जो दशा संबंध है उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो मान लीजिए जब उपकरणात्मक जो संबंध है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं उपकरण दशा संबंध। क्या बोलते हैं, उपकरण दशा संबंध। तो यहां से देखिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उपकरण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो उपकरण में देख लीजिए जब भी दो विषय हो और उन विषयों के मध्य किस प्रकार का संबंध हो, किसी उपकरण से रिलेटेड संबंध हो या उपकरणात्मक संबंध हो। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम यहां से आपको ध्यान रखना है, तब हम यहां से किसका यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहां से स्मॉल ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, किस प्रतीक चिन्ह का, तो स्मॉल ई का यूज करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए दो
पक्षों के मध्य क्या हो, दो पक्षों के मध्य आपका पूर्णात्मक संबंध है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आपको ध्यान रखना है यहाँ से स्मॉल पी का यूज करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे भाई, स्मॉल पी का यूज करेंगे। और जब दो पंक्तियों की बात आ जाएगी तब हम किसका यूज करेंगे, अक्स का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से उपकरण का जो योजक चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है आपका, आपके विषय दशा संबंध के लिए तो अंतर विषय दशा संबंध के लिए स्मॉल ई है, अंतर पक्ष दशा संबंध के लिए आपका स्मॉल पी है, और अंतर पंक्ति दशा संबंध के लिए आपका स्मॉल अक्स है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, जैसे पुन्नू चौधरी ने जवाब दिया है, ये जो आपने क्रम बताया है ये 7वें एडिशन के अकॉर्डिंग इसका क्रम है, ठीक है ना। टी यू वी यहां से आ जाएगा, वी के बाद में यू वी डब्ल्यू, उसके बाद में अक्स, और ये नीचे आएगा वाई, ठीक है ना। ये 7th एडिशन के अकॉर्डिंग है। यहां से आपको जो ध्यान रखना है, इसके ऊपर की कहानी ध्यान रखनी है आपको, यानी कि हम जो बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे हैं भाई, इसके ऊपर तक की कहानी, यानी कि जो जो मैंने लाइन अभी अंडरलाइन की है उसके ऊपर की बात करें तो ये कौन से एडिशन के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दशा संबंध है ये 6th एडिशन के अकॉर्डिंग है। कौन से एडिशन के अकॉर्डिंग है, 6th एडिशन के अकॉर्डिंग है। एक अग्रवाल जी क्या कह रहे हो भाई, सर जनरल पेपर का समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, 6 मार्च भी आ गई है। देखिए जो कुछ हो गया उसके लिए अब आपको क्या नहीं करनी है, किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं करनी है, किसी प्रकार का आपको फालतू बर्डन नहीं लेना है। जो कुछ हो गया है उसको आप छोड़ दीजिए। अब तो ऐसा मान लीजिए कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ जो है अभी आप एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उन पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। अभी आपके पास जो टाइम है ना वो किस प्रकार का टाइम है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर सकते हो। अभी आपके पास पढ़ने का टाइम है। पढ़ने का टाइम देखो क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ एक्चुअल में होती क्या है, जब भी एग्जाम, या तो देखो एग्जाम की डेट आती है या फिर क्या होता है जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, तब लोग क्या करते हैं, तब सारे स्टूडेंट एक साथ जाएंगे और जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से संपर्क किया या फिर मान लीजिए किसी एप्लीकेशन वाले से संपर्क किया और वहाँ से क्या कर लेंगे, वो जैसे ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेंगे। अब उस कोर्स को मान लीजिए आपकी जो पढ़ाई है ये क्या है, आपकी बी लिस है, डी लिस है, एम लिस है, उसी के बेस पे तो है। तो आप DLIS करते हो या मान लीजिए BLIS करते हो। BLIS कितने टाइम का कोर्स होता है, पूरे 12 महीने का कोर्स होता है। और 12 महीने को अगर आप मान लीजिए 3 महीने में कवर करना चाहते हो, 3 मंथ्स में आप चाहते हो कि ये 12 महीने का कोर्स 3 मंथ्स में कवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी भी भर्ती का इंतजार ना करें। आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप क्या करें, हमेशा टारगेट रखें कि मेरा टारगेट सिर्फ ये पढ़ना है और आगे जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। भर्ती कब आएगी उससे मुझे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जब भी भर्ती आएगी फॉर्म अप्लाई होगा और हमारी तैयारी क्या है ऐसे चलती रहेगी। ये होती है एक पढ़ने वाले बच्चे की खासियत। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी तो सिर्फ बात ही चल रही है, गवर्नमेंट अभी तो संज्ञान ले रही है, उसके बाद में जब भर्ती आएंगी तब कर लेंगे आराम से तैयारी। तो उस टाइम तैयारी नहीं होती है, उस टाइम सिर्फ भागदौड़ होती है। अभी आप जैसे गरवा जी बता रहे हो, अभी आपकी पढ़ाई जो आपने पूर्व में की है वही काम आने वाली है। अभी आप सिर्फ जो प्रश्न उत्तर है या फिर आपकी जो MCQs है उन पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, वो आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ सिलेक्शन दिला सकते हैं। बाकी आप अन्यथा किसी प्रकार की ओवरशन लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, उससे आपका पेपर और ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आराम से संयम रखें कि हाँ जितना मैंने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, अभी मैं जो भी MCQs निकाल रहा हूँ वो मेरे लिए बेटर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें आप। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से हम बात करते हैं, पुनः टॉपिक पे आते हैं, फेज रिलेशन की बात कर रहे हैं। फेज रिलेशन में जो टेबल दी गई है इसमें 7वें संस्करण की बात अब कर चुके हैं, जिसमें कितने प्रकार की दशा संबंध है। तो 7वें संस्करण में आपके 6 प्रकार की दशा संबंध है, क्योंकि इसमें टूल नामक दशा संबंध जो है वो और जोड़ दिया गया था। अगर बात करें 6th एडिशन की तो इसमें 5 प्रकार के दशा संबंध है। 5 प्रकारों में भी आपको ध्यान रखना है क्या, तो 5 प्रकारों में भी आपके 3 स्तर है। इन 5 प्रकारों को कितने स्तरों में, तो 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर देखिए अब थोड़ा सा बेसिक से बात कर लीजिए, ये फेज रिलेशन जो है दोस्तों वो आया कहाँ से था, या फिर शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर पहले कितने थे बाद में कितने आए, ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। पूनम ओझा जी करें ओके सर ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सी फेज रिलेशन के बारे में। तो देखो फेज रिलेशन के बारे में अगर बात करूं यहाँ से, तो कोलन क्लासिफिकेशन जो पद्धति है दोस्तों, इसकी शुरुआत में केवल 4 प्रकार के क्या थे, केवल 4 ही प्रकार के फेज रिलेशन थे, समझ रहे हो आप। तो CC के शुरुआत में आपको ध्यान रखना है, CC के शुरुआत में यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन की शुरुआत में कितने प्रकार के, तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के फेज रिलेशन थे। कितने प्रकार के फेज रिलेशन, 4 प्रकार के फेज रिलेशन थे। 4 प्रकार के क्या थे भाई, 4 प्रकार के फेज रिलेशन थे।
फेज रिलेशन। आगे बात कर लेते हैं, सीसी के शुरुआत में कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के फेज रिलेशन थे। उसके बाद में सन 1942 में, यानी कि मैं बात करूं यहां से सन 1942, 1942 में, सन 1942 में, तो सन 1942 में 2 दशा संबंधों की क्या कर दी गई भाई, 2 दशा संबंधों की पहचान और की गई। 1942 में कितने दशा संबंध, तो 2 दशा संबंधों की पहचान और की गई। 2 दशा संबंधों की क्या की गई भाई, 2 दशा संबंधों की पहचान की गई, ठीक है ना। ये दशा संबंध कौन कौन से थे, 2 दशा संबंध, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, पहला जो दशा संबंध है वो है आपका इन्फ्लुएंस। किन 2 दशा संबंधों की पहचान की गई, तो पहला है आपका इन्फ्लुएंसिंग या इन्फ्लुएंस के नाम से जानते हैं, इन्फ्लुएंसिंग या इन्फ्लुएंस के नाम से जानते हैं, यानी कि इसी को हम प्रभावात्मक या प्रभाव दशा संबंध भी कहते हैं, ठीक है ना। यहां से आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो दशा संबंध आता है वो आपका कौन सा आता है, वो आता है आपका टूल या इसी को हम क्या कहते हैं, उपकरण दशा संबंध, टूल या उपकरण दशा संबंध। अब यहां से ध्यान रखना है आपसे, आपको क्या भाई, अब ये जो इन्फ्लुएंसिंग जो दशा संबंध है इसका योजक चिन्ह क्या रखा गया था, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 1942 में किसकी पहचान की गई भाई, 2 और नए दशा संबंधों की पहचान की गई। और 2 नए दशा संबंध कौन से थे, तो पहला था आपका इन्फ्लुएंसिंग को हम क्या कहते हैं, प्रभाव के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका टूल, जिसको हम उपकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो प्रभाव वाला जो दशा संबंध है, इस प्रभाव वाले दशा संबंध के लिए भी क्या फिक्स किया गया है, कनेक्टिंग सिंबल फिक्स किया गया। कनेक्टिंग सिंबल क्या था, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह के रूप में हम 0 तो यूज करते ही हैं, इसके साथ में जो इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, वो प्रतीक चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, स्मॉल डी निश्चित किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन टूल नामक जो दशा संबंध था, इसके लिए जो कनेक्टिंग सिंबल रखा गया था या प्रतीक चिन्ह रखा गया था, वो क्या रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है वो प्रतीक चिन्ह आपका कोलन रखा गया था, ठीक है ना। कौन सा रखा गया था, तो कोलन रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां से। तो सबसे पहले शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, प्रथम संस्करण से शुरुआत होती है इसकी, किसकी, दशा संबंध की। रंगनाथन इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। यहां से शुरुआती दौर में इसके 4 क्या थे, 4 प्रकार के दशा संबंध थे। उसके बाद में 1942 में 2 दशा संबंधों की पहचान और की गई। 2 दशा संबंध कौन से हैं, तो पहला आपको ध्यान रखना है आपका इन्फ्लुएंसिंग है, और दूसरे की अगर मैं बात करूं यहां से, तो दूसरा कौन सा है आपका टूल है। इन्फ्लुएंसिंग की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इन्फ्लुएंसिंग का जो प्रतीक चिन्ह और जो योजक चिन्ह है वो क्या रखा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रतीक चिन्ह या योजक चिन्ह जो है वो क्या रखा गया था, 0 और डी को रखा गया था, ठीक है ना, 0 और स्मॉल डी। यहां से बात करूं मैं यहां से प्रभाव या उपकरणात्मक दशा संबंध, तो इसका जो कनेक्टिंग सिंबल है दोस्तों वो क्या रखा गया था, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल है वो आपका कोलन रखा गया था। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। आगे मैं यहां से बात करूं तो सन 1950 की बात आती है, और 1950 में 6 प्रकार के दशा संबंधों की पहचान की गई थी। यानी कुल कितने दशा संबंध हो गए थे, 6 प्रकार के दशा संबंध हो गए थे। सबके नाम जो है, यानी कि इनमें कुछ बदलाव किया गया था, बदलाव करके कुल कितने दशा संबंध दिए गए थे, 1950 तक 6 दशा संबंध दिए गए थे, ठीक है ना। उनके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल लिखते हुए कि कौन कौन से दशा संबंध दिए गए थे। हालांकि आपने तो उनके नाम भी नहीं सुनेंगे मेरे ख्याल से कि कौन से दशा संबंध नए थे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 1950 को सीसी के तीसरे संस्करण में क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखनी है कि 1950 में सन 1950 को सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में तीसरे संस्करण में 6 प्रकार के, क्या भाई कितने प्रकार के, 6 प्रकार के दशा संबंधों का प्रावधान किया गया। दशा संबंधों का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब 6 प्रकार के दशा संबंधों का प्रावधान कर दिया गया। यहां से देखिए इसमें कुछ है क्या कर दिए गए, संशोधन किए गए, संशोधन कर करा के कुल 6 प्रकार के दशा संबंध बन गए थे। कहां तक भाई, तीसरे संस्करण तक, ठीक है ना। क्या कितने संस्करण तक है, तीसरे संस्करण तक 6 प्रकार के दशा संबंध निर्मित कर लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं वो 6 प्रकार के दशा संबंध कौन कौन से हैं। तो यहां से पहला जो नाम आता है दोस्तों वो आता है आपका 22 का। 22 यानी कि इसी को क्या कहते हैं हम, झुकावात्मक दशा संबंध या झुकाव दशा संबंध के नाम से जानते हैं।
दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका टूल। दूसरा क्या है आपका टूल, इसी को हम क्या कहते हैं उपकरण। और तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका एस्पेक्ट। तीसरा कौन सा है भाई, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट और एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, एस्पेक्ट को हम कहते हैं पहलू, पहलू या पक्ष भी कह सकते हैं इसको। चौथा जो है दोस्तों वो क्या है आपका, चौथा जो है वो आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया आपका, तुलना। और पांचवा जो है दोस्तों वो क्या है आपका, वो है आपका इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रभावात्मक या प्रभाव दशा संबंध कहते हैं। छठवा जो है दोस्तों इसका नाम था रिलेशन। रिलेशन यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, संबंध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन के तीसरे एडिशन में 6 प्रकार के दशा संबंध थे, ठीक है ना। कि कौन से एडिशन में, तीसरे एडिशन में बात करें कब की भाई, 1950 की, 1950 की बात है। 1950 में तीसरे संस्करण में ये 6 प्रकार के दशा संबंध थे। फिर उनमें क्या किया गया, पुनः बदलाव किया गया। बदलाव करके अभी जो मैंने आपको 6 प्रकार के दशा संबंध बताए थे, यानी कि पुनः बदलाव कर करा के इनको किस हिसाब से अरेंजमेंट किया गया था, तो जनरल अरेंजमेंट किया गया था 22, कंपेरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, टूल। आपको याद जो रखना है वो ये रखना है, ये सिर्फ आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि छठवें संस्करण, तीसरे संस्करण में जो है वो 6 प्रकार के दशा संबंधों का प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। यहां से ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, ठीक है ना। कि पहले इन दशा संबंधों का जो नाम है दोस्तों वो किस प्रकार से डिसाइड किया गया था, किस प्रकार से इनका नाम रखा गया था। तो पहला 22 है, टूल है, एस्पेक्ट है, कंपैरिजन है, इन्फ्लुएंसिंग और रिलेशन है, ठीक है ना। इस प्रकार से 6 दशा संबंध यहां से निर्मित किए गए थे। आगे बात कर लेते हैं, आगे देखिए चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के साथ साथ देखिए आगे चौथे संस्करण की बात कर लेते हैं। बात करूं मैं यहां से चौथे संस्करण की, तो यहां से सीसी के चौथे संस्करण में जो है इन दशा संबंधों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया था। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही कौन से एडिशन में रहते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही ये 4th एडिशन में भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां से सीसी के 5वें संस्करण यानी कि कोलिन क्लासिफिकेशन के 5वें संस्करण, और 5वें संस्करण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो दोस्तों 5वें संस्करण में जो टूल नामक दशा संबंध था, इस टूल नामक दशा संबंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बेसिक से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीसी के तीसरे व चौथे संस्करण में प्रयोगित टूल नामक दशा संबंध को किस संस्करण में हटा दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 5वें संस्करण में इसको बिल्कुल हटा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहां से देखिए लिख लीजिए कि दशा संबंध की बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना है दशा संबंध, और दशा संबंध की मैं बात करूं यहां से तो चौथे संस्करण तक इसमें, यानी 4th एडिशन तक इसमें, 4th एडिशन तक, 4th एडिशन में इसमें क्या किया गया भाई, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई क्या नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया। बात करें यहां से 5वें संस्करण की, तो आपको ध्यान रखना है 5वें संस्करण में, यानी 5th एडिशन की मैं बात कर रहा हूं यहां से 5वें संस्करण या 5th एडिशन की, 5th एडिशन की बात करूं यहां से, तो 5th एडिशन में टूल नामक दशा संबंध को हटा दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टूल नामक दशा संबंध को क्या कर दिया गया, टूल नामक दशा संबंध को हटा दिया गया, को क्या कर दिया गया भाई, हटा दिया गया। ये बात आपको यहां से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, और आगे आपको ध्यान रखना है कि जिस टूल नामक दशा संबंध को 5वें संस्करण में हटाया गया था, उसी टूल नामक दशा संबंध को सन 1967 में पुनः शामिल किया गया। ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 5वें संस्करण में, अब देखिए 5वां संस्करण कब आया था, तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं। तो कुल 7 संस्करण आ चुके हैं। सन 1933 में आया था पहला संस्करण, दूसरा संस्करण 1939 में, तीसरा संस्करण आया था 1950 में, चौथा संस्करण आया था 1952 में, 5वां संस्करण आया था 1957 में, 57 में 6वां संस्करण आया था 1960 में, और इसी का रीप्रिंट आया था, रीप्रिंट कौन सा आया था भाई 1963 में, और 7th जो एडिशन आया था वो आया था 1987 में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो 5वें संस्करण की बात करें, 5वां संस्करण कब आता है, तो 1957 में, और 1957 में इस 5वें संस्करण में टूल नामक दशा संबंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन 1967 में ध्यान रखना है, 1967 में टूल नामक दशा संबंध का यूज पुनः किया गया, या फिर आपको ध्यान रखना है कि कोलन क्लासिफिकेशन के टूल नामक दशा संबंध को 1967 में पुनः प्रयोग में लाया गया। तो यहां से आपको ध्यान रखना है 1967 में टूल नामक
दशा संबंध, दशा संबंध का प्रयोग पुनः किया गया, प्रयोग क्या कर दिया गया भाई, दोबारा से किया गया या इसका पुनः प्रयोग किया गया। ये बात आपको यहाँ से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3339 देखिए पुन्नू जी का जवाब आ रहा है भाई। पुन्नू चौधरी बिहार से हो क्या आप? एक पुन्नू चौधरी बिहार से भी कनेक्टेड है भाई हमारे साथ। 7th एडिशन में वापस लाया गया। हर्ष बहादुर जी कह रहे हैं 7th एडिशन में, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 7th एडिशन की तो देखो चर्चा क्या होती है कि उसके बाद में 1967 के बाद में अगर मैं चर्चा करूं तो 67 के बाद में सीधा जो एडिशन आता है वो कौन सा आता है, 67 के बाद में सीधा एडिशन आता है आपका 7th एडिशन। तो इसी 67 का जो रूप परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 87 कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि टूल नामक दशा संबंध का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में पुनः किया गया, या फिर ऐसा दे देगा आपको कि 5वें संस्करण में टूल नामक दशा संबंध को हटा दिया गया, उसका यूज पुनः किस संस्करण में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 7th एडिशन में, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप बिहार से नहीं हो तो आई एम राजस्थान हनुमानगढ़ भादरा, ओके ओके। तो देखिए यहां से बात हो चुकी है किसके बारे में भाई, ये टूल नामक दशा संबंध के बारे में हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब आपको देखो थोड़ी सी जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूं यहां से कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में दशा संबंधों के विषयों का जो योजक चिन्ह है वो क्या रखा गया है, वो एम सेट रखा गया है। 6वें संस्करण में जो दशा संबंध है उनका योजक चिन्ह क्या रखा गया है, 0 या 0 रखा गया है। तो ये दोबारा लिखाने वाली कोई बात नहीं है, पहले बता चुका हूं आपको। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है 7वें संस्करण में जो दशा संबंध है वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, 7वें संस्करण में दशा संबंधों के प्रकार 6 हो जाते हैं। 6वें संस्करण के अकॉर्डिंग दशा संबंध 5 प्रकार के होते हैं, 7वें के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के हो जाते हैं। 7वें संस्करण में योजक चिन्ह के रूप में एम सेट यूज किया जाता है, 6वें संस्करण में योजक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 0 का यूज किया जाता है। हाँ 1987 में देखो गौरव जी का जवाब आ गया, 1987 में 0 की जगह एम सेट का यूज किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं दशा संबंधों की, देखिए थोड़ी सी स्तरों की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो कई बातें ऐसे होती है भाई कि जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, जहां से प्रश्न आया हुआ रहता है ना, वो बात मेरे वास्ते बिना बताए कभी नहीं रह जाती। तो थोड़ी सी बात एक कर लेते हैं किसके बारे में, दशा संबंध को स्तर के बारे में, ठीक है ना, दशा संबंधों के स्तर के बारे में। तो दशा संबंधों के स्तर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेवल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संबंधों के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है दशा संबंध के स्तर कितने होते हैं, तो दशा संबंध के कुल 3 स्तर होते हैं। कुल कितने स्तर होते हैं भाई, 3 स्तर होते हैं, ठीक है ना। 3 इसके क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं फेज रिलेशन के, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 3 लेवल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो जैसे कि बता चुका हूं सबको, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आएगी। सबसे पहला जो दशा संबंध है दोस्तों वो क्या है, अंतर विषय दशा संबंध है। पहला दशा संबंध क्या है, अंतर विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध, विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध। दूसरा दशा संबंध कौन सा है, तो अंतर पक्ष दशा संबंध, अंतर पक्ष दशा संबंध, पक्ष दशा संबंध, दशा संबंध, अंतर पक्ष दशा संबंध। तीसरा दशा संबंध क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर पंक्ति दशा संबंध, अंतर पंक्ति दशा संबंध, पंक्ति दशा संबंध। अब देख लीजिए यहां से भाई, जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट जुड़े हुए वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ से अंतर विषय दशा संबंध का मतलब क्या हो गया भाई, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फेज रिलेशन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट, इंट्रा फैसेट, फैसेट फेज रिलेशन, फेज रिलेशन, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रा अरे, इंट्रा अरे, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 प्रकार के दशा संबंध होते हैं। अब कोई मुझे यह बता सकता है कि इनमें से किस दशा संबंध का निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया था, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट और इंट्रा अरे। बिल्कुल मुझे सही बात जवाब है आपका। हर्ष बहादुर जी कहते हैं पार्ट 5 लेवल 3, बिल्कुल सही जवाब है। गौरव जी कह रहे हैं सब्जेक्ट फैसेट और अरे, बिल्कुल सही जवाब है। 3 लेवल्स होते हैं। कोई मुझे यह बता सकता है क्या कि इनमें से किस किस स्तर का निर्माण किस वर्ष किया गया या किस वर्ष इनकी पहचान की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में।
तो देखिए मैं बता देता हूं आपको यहाँ से, अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैंने लिखा है अंतर विषय दशा संबंध यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, और दूसरा लिखा है मैंने इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन यानी कि अंतर पक्ष दशा संबंध। अब ये जो दशा संबंध है दोस्तों कौन से, अंतर विषय दशा संबंध और अंतर पक्ष दशा संबंध, इन दोनों दशा संबंधों की जो पहचान की गई थी या इन दोनों दशा संबंधों का जो निर्माण किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, इंट्रा सब्जेक्ट लूज असेंबल। हाँ यह बिल्कुल सही बात है, ये लूज असेंबल के ही पार्ट है भाई। सरिता जी का जवाब आया भाई। देखिए यहां से कि इंट्रा जो अंतर विषय दशा संबंध है और अंतर पक्ष दशा संबंध है, तो अंतर विषय दशा संबंध और अंतर पक्ष दशा संबंध है, इनकी पहचान जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1952 में की गई थी। इन दो दशा संबंधों की पहचान, पहला और दूसरा। बात कर लेते हैं यहां से तीसरे दशा संबंध की पहचान। तीसरा दशा संबंध जो क्या है आपके पास, अंतर पंक्ति दशा संबंध यानी कि इंट्रा अरे फेज रिलेशन। और इस इंट्रा अरे फेज रिलेशन की जो पहचान है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1960 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से इंपॉर्टेंट वाली बात ये है। तो विषय अंतर विषय दशा संबंध का प्रावधान कब किया गया था, 1952 में। अंतर पक्ष दशा संबंध का प्रावधान भी 1952 में, दोनों का प्रावधान 1952 में किया गया था। लेकिन अंतर पंक्ति दशा संबंध का जो प्रावधान है या इसकी जो पहचान है 1992 नहीं है भाई, 1952 है, ठीक है ना, 1952 है। इसके अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है अंतर पंक्ति दशा संबंध जो है इसका निर्माण 1960 में किया गया था। यह बात आपको यहां से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहली बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, पहली जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हम इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के बारे में। पहली जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में, तो यहां से आपको ध्यान रखना है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के बारे में। इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, सब्जेक्ट फेज रिलेशन, फेज रिलेशन, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन और इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर विषय दशा संबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अंतर विषय दशा संबंध के नाम से इसको पहचानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो अंतर विषय दशा संबंध में होता क्या है या अंतर विषय दशा संबंध जो है वो किससे कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां से आपको देखो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक से। क्या ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक मूल विषयों, क्या ध्यान रखनी है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूल विषयों, दो या दो से अधिक मूल विषयों या संयुक्त विषयों को, दो या दो से अधिक मूल विषयों या मूल विषयों, दो या दो से अधिक मूल विषयों या संयुक्त विषयों, दो या दो से अधिक मूल विषयों या संयुक्त विषयों या संयुक्त विषयों को जोड़ने वाला, संयुक्त विषयों को जोड़ने वाले संबंध को क्या कहते हैं, संयुक्त विषयों को जोड़ने वाले संबंध को, जोड़ने वाले संबंधों को या जोड़ने वाले संबंध को क्या कहते हैं, जोड़ने वाले संबंध को अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं, ठीक है ना। अंतर विषय दशा संबंध के नाम से जानते हैं या अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, दो या दो से अधिक मूल विषयों या संयुक्त विषयों को जोड़ने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, अंतर विषय दशा संबंध के नाम से जानते हैं। ये बात आपको यहां से क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा ये और कर लेते हैं इसके बारे में कि दशा जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध जो है दोस्तों वो किसके मध्य हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो अंतर जो विषय दशा संबंध है, ये अंतर विषय दशा संबंध किनके मध्य हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है किसी एक मूल विषय का किसी दूसरे मूल विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। यानी कि कोई भी एक मूल विषय है, उस मूल विषय का दूसरे मूल विषय के साथ क्या हो सकता है, दूसरे मूल विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। अगर हम बात करें तो किसी एक मूल विषय का दूसरे संयुक्त विषय के साथ भी क्या हो सकता है, मूल विषय का क्या हो सकता है, दूसरे संयुक्त विषय के साथ भी क्या हो सकता है, उसका संबंध हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक मूल विषय का किसी दूसरे मूल विषय के साथ क्या हो सकता है, आपस में संबंध हो सकता है। या आपको ध्यान रखना है कि एक मूल विषय का किसी दूसरे संयुक्त विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। या फिर हम देखें यहां से, तो या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है यहां से कि किसी संयुक्त विषय का किसी अन्य मूल विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। संयुक्त विषय का अन्य क्या हो सकता है भाई, किसी मूल विषय के साथ संबंध हो सकता है। या फिर किसी संयुक्त विषय का किसी अन्य संयुक्त विषय के साथ क्या हो सकता है,
संबंध हो सकता है। संयुक्त विषय का किसी अन्य संयुक्त विषय के साथ क्या हो सकता है भाई, संबंध हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये विषयों के बारे में है कि किस विषय का किस विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। रिलेशन तो कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी विषय का किसी भी विषय के साथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी बेसिक बात जानकारी जो है आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से ये बात जो है वो किसी भी मूल विषय का अन्य मूल विषय के साथ, किसी मूल विषय का संयुक्त विषय के साथ, या किसी संयुक्त विषय का मूल विषय के साथ, या किसी संयुक्त विषय का संयुक्त विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दशा संबंध के अंदर कौन सी दशा संबंध है, तो यहाँ से इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के बारे में हम बात करें। अंतर पक्ष दशा अंतर विषय दशा संबंध के बारे में हम क्या करें, अंतर विषय दशा संबंध के बारे में हम क्या करें, चर्चा करें। विषय दशा संबंध, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ में, थोड़ा सा समझने में क्या रहेगी भाई, आसानी रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है लाइब्रेरी साइंस एंड, पहला एग्जाम्पल है लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन। अब यहाँ से देखिए आपको पहचानना है पहले तो कि दो विषय हैं आपके पास। यहाँ से क्या है, एक लाइब्रेरी साइंस है और दूसरा विषय क्या है आपके पास, दूसरा जो पक्ष है आपके पास वो क्या है आपके पास, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा वर्ग जो है आपके पास वो है आपका एजुकेशन, ठीक है ना। तो दो विषय है, दोनों विषयों में किस प्रकार का संबंध है ये भी हमें उसमें दिया हुआ रहता है ऑलरेडी। वैसे तो हम किसी टाइटल को देखकर ही बता देते हैं कि इसमें किस प्रकार का संबंध है। कंपैरिजन होगा, किसी में तुलनात्मक संबंध होगा तो उसमें कंपैरिजन आपको ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है ना। या फिर आपके मान लीजिए डिफरेंस होगा तो डिफरेंस उसमें दिया होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको टाइटल में ऑलरेडी मिल जाती है वैसे तो। अब देखिए यहाँ से एजुकेशन जो है दोस्तों, वो एजुकेशन अपना क्या है, एक अलग सब्जेक्ट होता है। यह एक अपना जो है वो क्या है, वो एजुकेशन जो है एक संयुक्त विषय है। लाइब्रेरी साइंस जो है दोस्तों अब आपने क्या है, एक मूल विषय है। तो एक मूल विषय का एक संयुक्त विषय के साथ क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है, ठीक है ना। और इसी को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको देखो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये क्या है, अपने आप में सर्वोपरि है, दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, प्रधान है, या फिर अपनी अपनी जगह इनकी खुद का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास होती है आपकी 2, और एजुकेशन की जो मेन क्लास है वो कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर कितने मिल जाएगी आपको, T मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो सिस्टम क्या दिखा रहा है आपके पास, केवल और केवल क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है और आपको T दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें संबंध दर्शाने पड़ेंगे। तो संबंध किस प्रकार का है, दोनों अपने अपनी जगह प्रधान है, दोनों का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें किस प्रकार का संबंध है, दोनों ही क्या है, अलग अलग यानी कि पार्ट है, ठीक है ना, अलग अलग विषय हैं दोनों ही एक प्रकार से। तो दोनों में किस प्रकार का संबंध है, दोनों में आपके सामान्य संबंध है, ठीक है ना। किसी प्रकार का ना तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ना ही क्या हो रहा है यहाँ से, ना ही आपका किसमें डिफरेंस पैदा हो रहा है, ना ही किसी का किसी पे प्रभाव हो रहा है, ठीक है ना। अगर किसी भी यानी कि ना तो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ना ही डिफरेंस आ रहा है, ना ही कंपैरिजन हो रहा है, ना ही झुकाव हो रहा है, तो वो किस प्रकार का संबंध होगा, तो वो हमेशा और हमेशा सामान्य संबंध होगा। यही सामान्य संबंध या जनरल जो रिलेशन है उसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। यानी कि ऐसा संबंध जिसमें ना तो झुकाव है, ना ही आपका क्या है कंपैरिजन है, ना ही आपका डिफरेंस है, और ना ही आपका उसमें प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सामान्य संबंध कहलाएगा। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई झुकाव दिख रहा है क्या, किसी प्रकार का कंपैरिजन दिख रहा है क्या, किसी प्रकार का डिफरेंस दिख रहा है क्या, या किसी प्रकार का आपको प्रभाव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये किस प्रकार का संबंध है, सामान्य संबंध है। नंबर देखो, इसका नंबर कैसे बनेगा, क्लास नंबर बनाएंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले आ जाएगी लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास आ जाएगी, एज इट इज लिखना है जैसे आपको दिया गया है टाइटल में। जहां आपको चेंज करना है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है ना, उसकी आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। सबसे पहले क्या करना है भाई, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास आ जाएगी, उसके बाद में एजुकेशन का नंबर क्या है, एजुकेशन की मेन क्लास T है। अब देखिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, 6वें संस्करण के अकॉर्डिंग बना रहे तो योजक चिन्ह तो आपका हमेशा 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा योजक चिन्ह क्या आएगा, 0 आएगा। अब संबंध किस प्रकार का है, तो आपको जैसे मैंने बताया दोनों में ना तो कंपैरिजन है, ना ही आपका झुकाव है, ना ही आपका कोई इन्फ्लुएंस है, ना कुछ और है, ठीक है ना। तो किस प्रकार का संबंध हुआ, सामान्य संबंध हुआ। और सामान्य संबंध के लिए मैंने बताया आपको कि जब भी विषयों में यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में या 2 विषयों में क्या होगा, सामान्य संबंध होगा, तब हम प्रतीक चिन्ह क्या यूज करेंगे, तब हम प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों वो स्मॉल क्या करेंगे, A यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको टेबल में बताया, देखो जब भी 2 क्या हो भाई, 2 सब्जेक्ट हो यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो और उनमें किस प्रकार का संबंध हो, सामान्य संबंध हो, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा और हमेशा वहां पर किसका यूज करेंगे, स्मॉल A का यूज प्रतीक चिन्ह के रूप में करेंगे।
ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ से लगा देंगे स्मॉल ए, और ये क्या बन गया आपका दशा संबंध बन गया, ठीक है ना। यहाँ से ये क्लास नंबर बन गया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका नंबर बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको और देता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से नेक्स्ट टाइटल और देता हूँ एक, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टाइटल और है। नेक्स्ट टाइटल आपके पास मान लीजिए फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग है, मान लीजिए कोई टाइटल है फिजिक्स एंड क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग। फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टाइटल है, किस प्रकार से बनाओगे, देखिए फिजिक्स का जो नंबर है दोस्तों, वहां से सब फिजिक्स की मेन क्लास क्या है, मुख्य वर्ग क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि फिजिक्स की मुख्य वर्ग क्या है, सी किसको डिनोट करता है, फिजिक्स को डिनोट करता है। कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास है सी, वो किसको डिनोट करती है, फिजिक्स को डिनोट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। और इंजीनियरिंग की मेन क्लास क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इंजीनियरिंग की मेन क्लास क्या है, डी है। दोनों के मध्य क्या करना है, दोनों के मध्य क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सबसे पहले लिख दिया हमने सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि छठवें संस्करण के अकॉर्डिंग ही बनाना है हमें। सातवें संस्करण के अगर वो बात करें, जैसे एक अग्रवाल का जवाब आ गया भाई, बिल्कुल सही जवाब है। जब वो बात करे आपको कि सातवें संस्करण के अकॉर्डिंग बनाना है, एग्जामिनर आपको कहे कि सातवें संस्करण के अकॉर्डिंग, तब आपको क्या करना है, तब आपको सातवें संस्करण के अकॉर्डिंग बनाना है। नहीं कहा रहा है, आपको नहीं कहा जा रहा है, तो आप छठवें संस्करण के अकॉर्डिंग इसका क्या करोगे, निर्माण करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से कनेक्टिंग सिंबल के रूप में जीरो यूज करोगे, और जीरो के बाद में आप देखोगे किस प्रकार का संबंध है, कहीं झुकाव नजर आ रहा है क्या। देखिए झुकाव, अभी कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा कि झुकाव कहाँ नजर आएगा, कंपैरिजन कहाँ होगा। अरे कंपैरिजन और झुकाव ये सारी बातें उसमें टाइटल में बता देगा आपको ऑलरेडी। आपका एग्जामिनर जो है वो आपको पहले टाइटल में बता देगा कि इसमें किस प्रकार का झुकाव है, इसमें इन्फ्लुएंस पैदा हो रहा है, या फिर मान लीजिए इसमें बाइस है यानी कि झुकाव है, या फिर मान लीजिए इसमें डिफरेंस पैदा हो रहा है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। वो सारी बातें आपको ऑलरेडी क्या कर देगा, टाइटल में दे देगा पहले से। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब ना झुकाव हो और ना ही आपका किसी प्रकार का प्रभाव हो, ना ही इसमें किसी प्रकार की तुलना हो रही है, ना किसी प्रकार का कोई अंतर हो रहा है, तो किस प्रकार का संबंध होगा, सामान्य संबंध होगा। ये सामान्य संबंध की एक तरीके से क्या है, परिभाषा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सामान्य संबंध के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल ए जो है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज करते हैं। इस प्रकार से इसका नंबर क्या बन जाएगा, C0AD, ठीक है ना। ये मैंने जो लिखा है वो जीरो है भाई, ठीक है ना, ये बीच वाला, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसके नंबर बना सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे और कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ से हम जैसे कि स्तर की बात करें, और स्तरों में भी हम कौन सी स्तर की बात करें भाई, कौन से लेवल की बात करें, तो यहाँ से देखो मैंने लिखा है, यहाँ से पहला लेवल लिखा है क्या भाई, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। और इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन यानी कि पहले स्तर के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, मैंने 15 प्रकार बताए हैं दशा संबंध के कुल। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं, और प्रत्येक के क्या होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो कुल कितने प्रकार हो गए, दशा संबंध के कुल 15 प्रकार हो गए। इन सब के बारे में बिल्कुल जीरो से बात करूंगा, देखो एकदम। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला जो संबंध है वो क्या है, पहला संबंध आपका जनरल है। पहला संबंध किस प्रकार का है, जनरल है या सामान्य संबंध है। पहला सामान्य संबंध पर एक दो उदाहरण कर लेते हैं हम, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं हम। देखिए सामान्य संबंध भी समझ में आ जाएगा आपको, बाइस भी समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा, डिफरेंस भी आ जाएगा, इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा, टूल भी आ जाएगा, ठीक है ना। सारे संबंध यहाँ से समझ में आ जाएंगे आपके। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई भी टाइटल है हमारे पास, मान लीजिए जैसे टाइटल है मेरे पास जूलॉजी एंड बॉटनी। क्या है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये क्या है, अब हमारे पास कोई टाइटल है मान लीजिए। अब सबसे पहले तो देखो इसका क्लास नंबर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जूलॉजी की मेन क्लास देखेंगे, बॉटनी की मेन क्लास देखेंगे। जूलॉजी और बॉटनी की मेन क्लास क्या होगी, तो देखिए यहाँ से जूलॉजी की मेन क्लास देखेंगे तो जूलॉजी कहाँ मिलेगी आपको भाई, जूलॉजी कहाँ मिलेगी आपको, तो जूलॉजी मिलेगी आपको के, कहाँ मिलेगी, के वाले पोर्शन में मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से, तो बॉटनी कहाँ मिलेगी आपको, बॉटनी मिलेगी आई वाले पोर्शन में, ठीक है ना। इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। मेन क्लास आपको कोलन क्लासिफिकेशन के जो बुक है उसमें दी गई है, ठीक है ना। ये आपने एक के जी क्या बनवाया है भाई, H0AI, ठीक है ना। तो देखिए इसका जूलॉजी की मेन क्लास क्या होगी, थोड़ा सा मेन क्लास को देखने की कोशिश कीजिए आप। जूलॉजी की मेन क्लास के होगी, जूलॉजी कहाँ मिलेगा, के में मिलेगा। आई जो है वो बॉटनी की मेन क्लास होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या कर लेंगे, के को नोट कर लेंगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव आ रहा है क्या, कोई झुकाव आ रहा है क्या, कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है क्या,
किसी प्रकार का कोई वो आ रहा है कि इसमें जूलॉजी है भाई, जियोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कर लेंगे हम, किस प्रकार नंबर बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग सिंबल के रूप में किसका यूज करते हैं, कनेक्टिंग सिंबल के रूप में सबको पता है कि जैसे जीरो का यूज करते हैं। सामान्य संबंध तो हम क्या करेंगे, स्मॉल ए का यूज करेंगे, और इस प्रकार से इसका क्या बना देंगे, इस प्रकार से इसका नंबर हम बना देंगे आसानी से। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही मान लीजिए एक टाइटल और कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए टाइटल आ गया आपके पास फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। फिजिक्स और इंजीनियरिंग का तो हम वैसे पिछली बार अभी कर चुके हैं, इसमें पिछले वाले सेशन में हमने किया था कि यहाँ पे भाई फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग का तो हमने कर लिया था यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए एक टाइटल और कर लेते हैं, फिलोसॉफी एंड रिलीजियन का कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए है टाइटल है अपने पास रिलेशन रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड रिलीजियन, फिलोसॉफी एंड रिलीजियन, फिलोसॉफी एंड रिलीजियन। देखिए कैसे नंबर बनाएंगे इसके। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको फिलोसॉफी की मेन क्लास क्या होगी। सबसे पहले फिलोसॉफी की मेन क्लास क्या होगी, और रिलीजन की मेन क्लास यहां से क्या होगी। सबसे पहले देखिए यहां से फिलोसफी, देखिए बहुत जल्दी जवाब दिया भाई, पुन्नू जी ने जवाब दिया है। इसके अलावा यहां से आपके एक एक गरवा जी ने जवाब दिया है। फटाफट आपके कमेंट आ जाने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए फिलोसफी की मेन क्लास क्या होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, फिलोसफी के बारे में। तो फिलोसफी और फिलोसफी की जो मेन क्लास है वो क्या होती है आपकी, तो आर क्या होता है, फिलोसफी होता है। रिलीजन की मेन क्लास क्या होती है, क्यों होती है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, आर और क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। उसके मध्य में क्या करते हैं हम, किस कनेक्टिंग सिंबल को यूज करते हैं, तो जीरो को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। किसी प्रकार का कोई सामान्य झुकावात्मक या फिर कंपेरिजन या फिर किस प्रकार का क्या नहीं है, किसी प्रकार का आपके पास यहाँ से इन्फ्लुएंस वाला किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सामान्य संबंध में डालेंगे इसको। किस में डालेंगे, सामान्य संबंध में। जब किसी प्रकार का संबंध आपको टाइटल में नहीं दिया गया हो, उसका हमेशा आप तुरंत क्या बना दोगे, तुरंत उसका जनरल रिलेशन बना दोगे, ठीक है ना, सामान्य संबंध बना दोगे उसका। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सामान्य संबंध को आसानी से भली प्रकार से बना सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट है क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, आराम से बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके बाद में हम जो करेंगे वो हम 22 वाले से रिलेटेड बात करने वाले हैं, झुकावात्मक जो संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, बात कर लेते हैं आगे झुकावात्मक की, और 22 से रिलेटेड जो बात करेंगे दोस्तों उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 22 दूसरा जो हमारे पास इसी का दूसरा रिलेशन है वो कौन सा है भाई, 22 है। 22 यानी कि झुकावात्मक, इसी को 22 है, इसी को हम क्या कहते हैं, झुकाव के नाम से भी जानते हैं, झुकावात्मक भी कहते हैं, ठीक है, झुकाव या झुकावात्मक। अब ध्यान रखना है इसमें, इसका जो दोस्तों जो कनेक्टिंग सिंबल होता है वो क्या होता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था जीरो तो इसमें योजक चिन्ह के रूप में कॉमन आता ही है, और साथ में इसका जो योजक चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, स्मॉल बी होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्मॉल बी क्या होता है, इसका कनेक्टिंग सिंबल होता है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, यानी कि प्रतीक चिन्ह होता है। जीरो तो सारे जो जितने भी है आपके दशा संबंध है 6वें संस्करण के अकॉर्डिंग उन सब में क्या होगा, उन सब में यूज होगा जीरो तो। लेकिन यहां से ये प्रतीक चिन्ह क्या है, केवल ये प्रतीक चिन्ह चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अर्चना जी क्या कुछ कह रहे हो क्या आप, हाँ पुनु जी कह रहे हैं भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो देखिए आगे बात कर लेते हैं 22 से रिलेटेड। 22 यानी झुकावात्मक संबंध। इसमें क्या होता है, देखो झुकावात्मक वाले संबंध में एक विषय का झुकाव जो है ना दूसरे विषय के प्रति होता है, ठीक है ना। एक विषय दूसरे विषय के प्रति झुकाव लिए हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी तरफ क्या रहता है, झुकाव स्वरूप में रहता है, उसकी तरफ झुकावा रहता है एक तरीके से। झुकावा मतलब ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है ना, यानी कि उसकी ओर क्या करता है, उसकी ओर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे कि देख लीजिए अभी बात कर लेते हैं हम, यानी कि कोई ना कोई चीज जो है ना वो किसी ना किसी के लिए दर्शाने का कार्य करता है एक तरीके से। तो जैसे झुकाव वाली बात करें हम, यहाँ से झुकाव की बात करें, यहाँ से 22 इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है भाई, प्रतीक चिन्ह बी होता है, और ये जो क्या है वो क्या है आपका योजक चिन्ह है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ से हो सकता है टाइटल करते हैं इसका, एक टाइटल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा यहाँ से साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस, साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस, साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस, ठीक है ना। यानी साइकोलॉजी किसके लिए, लाइब्रेरियंस के लिए, ठीक है ना, पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए। टेढ़ा मेढ़ा देखो गरवाजी को हंसी आ रही है भाई, हाँ
यानी कि ये देखो झुक रहा है, किसकी तरफ झुक रहा है, तो ये लाइब्रेरियंस की ओर झुक रहा है, ठीक है ना। इसका झुकाव, साइकोलॉजी का झुकाव किसकी तरफ हो रखा है, लाइब्रेरियंस की तरफ हो रखा है, ठीक है ना। ये भाई एल है भाई, ये एच मत समझ लेना आप, ठीक है ना। इसको मैं एल थोड़ा सा ऐसा ही नोट करता हूँ। तो साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस, यानी कि साइकोलॉजी का झुकाव किसकी तरफ हो रहा है, लाइब्रेरियंस की तरफ हो रहा है, यानी कि साइकोलॉजी किसके लिए, लाइब्रेरियंस के लिए साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, यहां से देखो आपको यहां से जो पहचानने वाली जो चीज है ना, देखो ये दो तीन वर्ड ही होते हैं, ठीक है ना। फोर जो होता है ना, ये फोर हमेशा झुकावात्मक वाले संबंध में प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से भी आप कैसे क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो यानी कि साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस किसके लिए साइकोलॉजी है, लाइब्रेरियंस के लिए। आप देखिए साइकोलॉजी की मेन क्लास क्या होती है, साइकोलॉजी की मेन क्लास ऐसे होती है। लाइब्रेरियंस कहाँ मिलेंगे आपको, लाइब्रेरियंस आपको लाइब्रेरी साइंस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नंबर क्या बन जाएगा भाई, इसका नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो एस और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एस और 2। और इसके साथ में कनेक्टिंग सिंबल, जैसे मैंने आपको क्या बताया है, 0 और बी बताया। 0 तो हमेशा सारे ही संस्करणों में लग रहा है, यानी 6वें संस्करण तक सभी में लग रहा है। उसके बाद में 22 के लिए यूज हो रहा है। तो 22 में भी हम इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन की बात कर रहे हैं, दो विषयों के मध्य बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। दो विषयों की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, स्मॉल बी का यूज करेंगे झुकावात्मक संबंध के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हो, नंबर बना सकते हो। पुन्नू जी के जो नंबर है ना भाई, वो सारे जवाब जो है वो सही आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ देखो और बात कर लेते हैं यहाँ से, साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस के अलावा बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक उदाहरण और कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि आपके पास है जैसे एजुकेशन फॉर सोशियोलॉजिस्ट, एजुकेशन फॉर साइकोलॉजिस्ट ऐसा मान लीजिए। एजुकेशन फॉर साइकोलो सोशियोलॉजिस्ट कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। एजुकेशन फॉर सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। यहाँ से देखिए सबसे पहले तो देखेंगे क्या, इसमें सबसे पहले मेन क्लास देखनी है इनकी। एजुकेशन की मेन क्लास क्या हो जाएगी भाई, एजुकेशन की मेन क्लास क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखोगे किसकी भाई, यहाँ से सोशियोलॉजिस्ट की मेन क्लास देखो। सोशियोलॉजी की मेन क्लास क्या होती है भाई, आ जाओ नीचे जवाब फटाफट, देखिए जवाब आ गया भाई इतनी देर में। तो सोशियोलॉजी की मेन क्लास क्या होती है, वाई होती है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए नंबर कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले टी आ जाएगा, उसके बाद में वाई आ जाएगा, क्या बीच में क्या लगा देंगे, 0 और बी लगा देंगे, नंबर बन जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना जी का जवाब आ गया, देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नंबर बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं भाई आपके लिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल 22 वाला और कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपके पास है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो इसका नंबर कैसे बनाओगे, फटाफट आपके जवाब आ जाने चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट से बता दीजिए इसके जवाब क्या होंगे। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, देख लीजिए कितनी जल्दी जवाब आ गया भाई। मैथमेटिक्स सबसे पहले देखिए मेन क्लास क्या होगी मैथमेटिक्स की भाई, मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या होगी, बी हो जाएगी। इंजीनियर की मेन क्लास क्या होगी भाई, डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बी और डी लिख देंगे, बीच में क्या कर देंगे, 0 और स्मॉल बी लगा देंगे, नंबर बन जाएंगे। कितना सही जवाब है, देखिए कितना सरल है ये। अच्छा 1% सरल से याद आ गया, कितना सरल, कितना गूढ़, कितना हल्का। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यह कथन किस पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के बारे में कहा था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सबके जवाब सही आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 22 वाला हो गया यहाँ से। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे हम किसके बारे में भाई, आगे हम बात करेंगे कंपैरिजन वाले के बारे में। कंपैरिजन, और कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक या तुलना या तुलनात्मक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख ली तुलनात्मक का, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका योजक चिन्ह क्या होता है। सब में आपको पता है योजक चिन्ह जो है हमेशा 0 ही होता है, ठीक है ना। सब में योजक चिन्ह क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। और 0 के साथ में और क्या यूज किया जाता है, प्रतीक चिन्ह। तो ध्यान रखना आपको स्मॉल सी यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखिए एक एक अग्रवाल जी का जवाब आया, जैसे कि मैंने अभी कहा था, कितना सरल, कितना हल्का, कितना गूढ़। यह कथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के बारे में कहा है। सुनीता जी का जवाब आया है, के जी का जवाब आया है, पुन्नू जी का जवाब आया है,
पूनू जी का फर्स्ट लॉ, बिल्कुल। देखिए सबका जवाब सही है भैया ना। फर्स्ट जो लॉ आया था, प्रथम नियम आया था, उसके बारे में कहा था, ठीक है ना। अब कंपैरिजन की बात करेंगे हम यहाँ से। कंपैरिजन में देखो ध्यान रखना है आपको, कंपैरिजन यानी कि तुलना की बात हो रही है, और तुलना जब भी की जाती है तब हमेशा दो विषयों के मध्य की जाती है, और दो विषयों के मध्य जब भी तुलना होती है तो वो किस प्रकार का संबंध होता है, तुलनात्मक संबंध होता है, ठीक है ना। इसके लिए जो कनेक्टिंग सिंबल है वो जीरो और स्मॉल सी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने बताया भी था आपको, जैसे कि पिछली सारणी के माध्यम से जैसे हमने यहाँ से अध्ययन किया था सारणी का, और यहाँ से देखो मैंने क्या बताया है कि जब भी दो दो विषयों के मध्य तुलना की बात होगी किसका यूज करेंगे, इस स्मॉल सी का यूज करेंगे। यहाँ देखो कंपैरिजन की बात हो रही है, दो विषयों की बात हो रही है, पक्षों की बात होगी तो यहाँ से तुलना के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्मॉल एम का। अगर मान लीजिए अरे की बात होगी, पंक्तियों की बात होगी तो किसका यूज करेंगे, स्मॉल वी का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इस टेबल का ये करना है, हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन की चर्चा कर लेते हैं एक बार। कंपैरिजन की चर्चा करेंगे सबसे पहले देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि इसमें दो विषयों का तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार का, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है वो इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री कंपेयर्ड टू जियोग्राफी। क्या भाई, हिस्ट्री कंपेयर्ड टू जियोग्राफी, हिस्ट्री कंपेयर्ड टू जियोग्राफी। अब देख लीजिए यहाँ से हिस्ट्री कंपेयर्ड टू जियोग्राफी कैसे नंबर बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले देखिए जवाब आ जानी चाहिए इतनी देर में आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सबसे पहले मेन क्लास देखेंगे। मेन क्लास क्या होती है, हिस्ट्री की मेन क्लास क्या होती है भाई, हिस्ट्री की मेन क्लास होती है वी यानी हिस्ट्री, और ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी की मेन क्लास होती है यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी और यू के मध्य, तो सबसे पहले देखो यहाँ से वी लिखेंगे, क्या भाई वी, और वी के बाद में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जीरो और स्मॉल सी का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके देखो सबके जवाब आ रहे हैं। सरिता जी का जवाब आ रहा है, पुन्नू जी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं भाई सबके आपके। तो देखो ये जो स्टार्टिंग में ये जो प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा पार्ट रहता है ना, ये मेन क्लास कहाँ से मिलेगी या फिर इसकी मेन क्लास क्या होगी, ये थोड़ा सा दिक्कत देखो उन्हीं स्टूडेंट को आती है जो थोड़ा सा ये डिस्टेंस मोड में डिग्री वगैरह करते हैं ना उनको। बाकी अगर आप थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करोगे ना तो कोलन आपको इतनी इजी लगेगी, इतनी सरल लगेगी कि आप ये समझोगे कि कोलन जैसी वर्गीकरण पद्धति तो कोई और है ही नहीं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टिपिकल लगती है ये, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण करते हैं भाई, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हो गया आपका दूसरा कोई उदाहरण कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी एग्जाम्पल आ गया, सेकंड उदाहरण आपका जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, कंपैरिजन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले देखो आपको मेन क्लास सबको पता होती है, देखें मेन क्लास कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या होती है भाई, बी मैथमेटिक्स होती है, डी क्या होती है, इंजीनियरिंग होती है। तो वही कार्य करना है भाई, वही कार्य करना है। क्या, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसका योजक चिन्ह जो कनेक्टिंग सिंबल मैंने आपको बताया वो क्या है, जीरो और सी हो जाएगा। कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ से देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है, कंपैरिजन का पता कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। कंपेयर्ड का पता कहाँ से चल रहा है, देखो कंपेयर्ड हो रहा है, यहाँ तुलना की जा रही है, यहाँ भी क्या हो रही है, तुलना हो रही है। इसका पता हमें ऑलरेडी अपने किस में पता चल जाएगा, ऑलरेडी अपने टाइटल में पता चल जाएगा इसका कि किसके बारे में बात कर रहा है। कंपैरिजन की बात करेगा तो कंपैरिजन की बात कहेगा, अगर मान लीजिए डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस के बारे में कहेगा, इन्फ्लुएंस की बात होगी तो इन्फ्लुएंस के बारे में कहेगा, सबके बारे में क्या करेगा, चर्चा करेगा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या होगी, क्या करेंगे, जीरो कनेक्टिंग सिंबल के रूप में कंपेरिजन हो रहा है तो आपको पता है दो विषयों के रूप में कंपेरिजन होता है तो सी का यूज करते हैं। देखिए सोनू जी का जवाब, सरिता जी का आ रहा है, इधर अपने रतन लाल जी का आ गया जवाब, पुन्नू जी का आ गया, बिल्कुल बिल्कुल नाइस सर। रतन लाल जी कह रहे नाइस सर, थैंक यू वेरी मच रतन जी। मोहित जी का जवाब आ गया, देख बिल्कुल, देखिए सही जवाब है सबके ना। अब यहाँ से देखो कंपैरिजन की बात हो गई हमारे पास। अब तो आगे जो बात करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी टाइम से हम क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपको देखो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो डिफरेंस की बात करेंगे।
डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंस का मतलब होता है कि दो विषयों के मध्य अंतर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। दो विषयों के मध्य क्या किया जाता है? दो विषयों के मध्य अंतर निर्धारित किया जाता है इस डिफरेंस के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो योजक चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो डिफरेंस का योजक चिन्ह वही है, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंस के लिए डी का यूज करते हैं, तो ऐसे क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो के साथ में स्मॉल क्या हो स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई भी आप ले लीजिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लॉ, कोई भी टाइटल ले लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लॉ, एजुकेशन एंड क्या हो जाएगा भाई? एंड लॉ, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लॉ। अब देखिए किस प्रकार से बनाओगे, किसकी बात हो रही है? टाइटल में आपको ऑलरेडी दे दिया, यानी कि आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले ही बता दिया कि डिफरेंस पैदा हो रहा है, ठीक है ना। किसके मध्य डिफरेंस है? एजुकेशन और लॉ के मध्य डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से एजुकेशन की मेन क्लास क्या होती है? टी होती है। लॉ की मेन क्लास क्या होती है? तो लॉ की मेन क्लास जेड होती है। एजुकेशन और देखिए जवाब आ गया, रतन जी का जवाब आ गया, मोहित जी का आ गया है। अच्छा रतन जी कह रहे हैं पहले पढ़ा हुआ हूँ आपसे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पहले पढ़े हुए। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, नए भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ अर्चना जी कह रहे हैं बी के बाद में ओ डी सी, ठीक है। सरिता जी T0D Z, ठीक है ना। हाँ देखिए कैसे बनेगा भाई इसका नंबर, देखिए यहाँ से, यानी कि बात किसकी कर रहा है? डिफरेंस की बात कर रहा है बिटवीन एजुकेशन एंड लॉ के बारे में बात कर रहा है। टी यहाँ से टी के बाद में क्या आ जाएगा? आपका जेड आ जाएगा, लॉ की मेन क्लास आ जाएगी। साथ में क्या हो रहा है? डिफरेंस पैदा हो रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जीरो का यूज करेंगे। जीरो का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि छठवें कॉलम क्लासिफिकेशन का जो छठवां संस्करण है उसमें दो विषयों को आपस में जोड़ने के लिए क्या इसका यूज करते हैं? दो विषयों को, दो पक्षों को या दो पंक्तियों को आपस में जोड़ने के लिए हमेशा और हमेशा जीरो कनेक्टिंग सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद में उस प्रतीक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह क्या है? डी है, तो हम क्या कर देंगे? डी उतार देंगे। डिफरेंस के लिए डी का यूज किया जाता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? नंबर बना सकते हो। अब डिफरेंस में और भी टाइटल है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब देखिए हिस्ट्री की मेन क्लास क्या होती है? वी होती है। और ऐसे ही मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल की मेन क्लास क्या होती है? पॉलिटिकल की मेन क्लास डब्ल्यू होती है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे? जीरो और डी, उसके बाद में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी विषय को आप क्या कर सकते हो? यहाँ से डिफरेंस पैदा कर सकते हो, किसी भी विषय में उसका नंबर आसानी से बना सकते हो आप। आगे देख लीजिए, आगे बात कर लेते हैं। डिफरेंस के बाद में आ जाता है आपका इन्फ्लुएंस। किसकी बात करें भाई? इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस का जो योजक चिन्ह है दोस्तों वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देखो इन्फ्लुएंस में आपको जो प्रभाव वाला जो कारक है, उस प्रभाव वाले कारक में आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कि छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है वो मैं नोट करवा देता हूं, देखो आपको अभी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है? इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस को हम प्रभाव या प्रभावात्मक भी बोलते हैं। प्रभाव या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावात्मक बोलते हैं। इसमें एक विषय का दूसरे विषय के प्रति क्या होता है भाई? दूसरे विषय के प्रति प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। एक विषय का दूसरे विषय के प्रति प्रभाव उत्पन्न होता है। सबका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा कमेंट स्क्रॉल हो रहा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। और एक विषय का दूसरे विषय के प्रति क्या होता है भाई? एक विषय दूसरे विषय को क्या करता है? इसमें प्रभावित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि एक विषय दूसरे विषय को क्या करता है भाई? एक विषय जो है वो दूसरे विषय को, एक विषय दूसरे विषय का क्या करता है? दूसरे विषय को प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरे विषय को क्या करता है भाई? प्रभावित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। प्रभावित करने का कार्य करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है या काम करता है, ठीक है ना। यहां से ध्यान रखना है आपको क्या? यहां से आपको ध्यान रखना है क्या भाई? यहां से आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो विषय प्रभावित होता है हमेशा, वो विषय हमेशा और हमेशा पहले लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो विषय क्या होता है भाई? जो विषय प्रभावित होता है, ये इसका रूल है। जो विषय प्रभावित होता है वह हमेशा क्या होता है? जो विषय प्रभावित होता है वह क्या लिखा जाता है भाई? वह हमेशा पहले लिखा जाता है। वह हमेशा पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है या पहले नोट किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जो विषय प्रभावित होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। दूसरा इसका क्या है? रूल है। और एक विषय क्या करता है भाई? एक विषय दूसरे विषय को प्रभावित करने का क्या करता है? कार्य करता है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देख लीजिए यहाँ से किस प्रकार से प्रभावित होता है, कौन प्रभावित करता है और कैसे पहले लिखा जाता है, इसके बारे में क्या कर लेते हैं हम? चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से आ जाएगा आपको,
सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, टाइटल मान लीजिए आपके पास सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, ठीक है ना। सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ से 2 मेन क्लास आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ध्यान क्या रखना है कि जो विषय प्रभावित हो रहा है, सोशियोलॉजी किसको क्या कर रहा है, सोशियोलॉजी प्रभावित कर रहा है किसको, एजुकेशन को, ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं, कही जा रही है। तो प्रभावित कौन हो रहा है, एजुकेशन प्रभावित हो रही है, तो एजुकेशन का नंबर हमेशा क्या आएगा, एजुकेशन का नंबर हमेशा पहले आएगा। सोशियोलॉजी प्रभावित कर रहा है किसको, एजुकेशन को या शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। तो सोशियोलॉजी की मेन क्लास क्या होती है भाई, सोशियोलॉजी की मेन क्लास होती है आपकी वाई, ठीक है ना। एजुकेशन की मेन क्लास क्या होती है भाई, एजुकेशन की मेन क्लास होती है टी, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसिंग के लिए हम कनेक्टिंग सिंबल या प्रतीक चिन्ह का यूज क्या करते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग सिंबल के रूप में 0 का यूज करते हैं और यहाँ से प्रतीक चिन्ह के रूप में स्मॉल जी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो टाइटल तो इस प्रकार बनना चाहिए इसका कि वाई 0 स्मॉल जी उसके बाद में टी, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। जो विषय प्रभावित हो रहा है वो हमेशा क्या आएगा, वो विषय हमेशा पहले आएगा। तो इसका टाइटल देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका टाइटल क्या बनेगा, इसका टाइटल बनेगा टी, क्योंकि कौन प्रभावित हो रहा है, सोशियोलॉजी प्रभावित कर रही है किसको, एजुकेशन को प्रभावित कर रही है। तो एजुकेशन प्रभावित हो रहा है किससे, सोशियोलॉजी से। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद में टी के बाद में क्या आ जाएगा भाई, टी के बाद में आपका कनेक्टिंग सिंबल आ जाएगा 0 और स्मॉल जी। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा वाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नंबर बनेगा ये, ठीक है ना। बिल्कुल सबका जवाब जो सवाल है वो बिल्कुल सही है आपके यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सब सही प्रकार से आप क्या कर रहे हो, नंबर बना रहे हो, सब सही, बिल्कुल सही प्रकार के नंबर बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोगों की। तो यह आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ऐसे मान लीजिए हम एक और टाइटल कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग। जैसे कि मान लीजिए एक टाइटल है यहाँ से इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग। ऑन क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। ऑन क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, यानी कि किसका प्रभाव। तो यहां से आपको देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना। इन्फ्लुएंस ऑफ यानी कि प्रभाव उत्पन्न हो रहा है किसका, टेक्नोलॉजी का। किस पर हो रहा है, तो यहां देखो ऑन इंजीनियरिंग, यानी कि किसका प्रभाव किस पर उत्पन्न हो रहा है। तो राकेश कालावत यहाँ, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भाई राकेश जी, सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ध्यान रखना है इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है किस पर, इंजीनियरिंग पर पड़ रहा है। देखो ये सही जवाब कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आप देखो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी की मेन क्लास क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी की मेन क्लास, तो टेक्नोलॉजी की मेन क्लास हो जाएगी एफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, एफ टेक्नोलॉजी है, और इंजीनियरिंग की डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसकी मेन क्लास देखते हैं, तो इसकी मेन क्लास हो जाएगी एफ और इसकी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है ना। कनेक्टिंग सिंबल के रूप में जोड़ेंगे तो 0 और स्मॉल क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा है यहाँ पे, देखो एक लाइन लिखी है हमने, क्या लिखी है कि जो विषय प्रभावित होता है, जो विषय प्रभावित हो रहा है वो हमेशा क्या करेगा, वो विषय हमेशा पहले आएगा, ठीक है ना। तो प्रभावित कौन आ रहा है, इंजीनियरिंग प्रभावित हो रही है, किससे प्रभावित हो रही है, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है इंजीनियरिंग पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, या हमारे पास आ जाएगा डी। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, डी के बाद में क्या आ जाएगा 0 जी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, नंबर बना सकते हो। बिली प्रकार से बिल्कुल ही किसी प्रकार की बिना किसी दिक्कत के आप क्या कर सकते हो, आसानी से नंबर बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल आपको मेन क्लास पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मेन क्लास के साथ में ये इन्फ्लुएंस आपको बता रखा है, आपको ये बता देता है पहले ही आपको कि इसमें प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, इसमें डिफरेंस पैदा हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, ये सारी बातें कौन कह देता है आपको, ये सारी बातें आपको पहले ही टाइटल में बता दी जाती है। इसलिए आपको किसी प्रकार की जटिलता का सामना जो है वो यहाँ से नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से किसी भी दो विषयों के मध्य जो भी संबंध है उन संबंधों को आप क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो यहाँ से। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से देखो आगे अगर हम बात करें तो आगे जो दशा संबंध का जो दूसरा स्तर है वो कौन सा बचता है आपके पास, अंतर पक्ष दशा संबंध बचता है।
कौन सा बच रहा है, अंतर पक्ष दशा संबंध, उसके आगे कौन सा बच रहा है, अंतर पंक्ति दशा संबंध। उनमें भी सेम कहानी है, उनमें भी क्या है भाई, सेम कहानी है, सिर्फ क्या है उनमें पक्षों का विभाजन है। पक्षों के विभाजन में आपको यहाँ से पी एम ई एस, इन चार पक्षों के बारे में क्या रखना होगा भाई, इन चार पक्षों के कनेक्टिंग सिंबल का यूज भी करना पड़ता है वहां पे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा वहां उस पे सावधानी रखने वाली बात है कि यहाँ से मान लीजिए कि कौन सा जो पक्ष है वो पर्सनैलिटी है, कौन सा आपका मैटर है, कौन सा एनर्जी है। एनर्जी है तो एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल क्या लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मान लीजिए ऐसा कि एक जो आगे एक कदम एडवांस किया है, थोड़ा सा जटिल है ऐसा मान लीजिए, बाकी कुछ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी है वो भी। अगर इस प्रकार से समझा जाए तो वो भी हम आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। पीछे हमने टाइम आइसोलेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा पीएमएसटी के बारे में बिल्कुल चर्चा की है, कोलन क्लासिफिकेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में बात की है। आने वाले समय में हम बहुत सारी बातें जो आपके साथ यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं। नेहा क्या कह रहे हैं जी, नेहा टूल का नहीं बताना है क्या सर जी, टूल का भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से हम जो बात करने वाले हैं आगे, अभी जो हम बात करें, अभी देखो कंफ्यूज पैदा हो जाएगा। टूल का जो हम बात करेंगे ना वो बिल्कुल लास्ट में चर्चा करेंगे। लास्ट में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अभी बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीरो का यूज करें, कभी तो सर कभी तो आप जीरो का यूज करो, कभी एम सेट का यूज करो। एम से टूल में भी बस वही कहानी है, टूल में आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें इन्फ्लुएंस दिया गया है उसमें क्या दिया होगा आपको, टूल दिया होगा। और टूल का मैं आपको कनेक्टिंग सिंबल जो है वो आपको यहाँ से क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी टूल में की बात आती है और टूल में भी अगर आपको मान लीजिए दो विषयों की बात आती है और उन दो विषयों में भी किस प्रकार का संबंध है, सामान्य संबंध है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना उसके लिए आपको किसका यूज करना है, सामान्य संबंध के लिए ई का यूज करना है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या कि जब दो पक्षों के मध्य संबंध है तो उसके लिए आपको पी यूज करना है। दो अरे यानी पंक्तियों के मध्य संबंध है तो आप क्या करोगे, उसके लिए यहां से अक का यूज करोगे। तो यहां से ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो हम और चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं यहां से, देखो उनके भी 5 ही प्रकार है। कितने प्रकार है, अगर मैं बात करूं यहां से किसके प्रकार की, तो दशा संबंध के जो स्तर है उन स्तरों में पहले स्तर की हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो स्तर है वो कौन सा आपका, वो है आपका इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। दूसरा स्तर है इंट्रा फैसेट, तीसरा स्तर है इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इन दोनों दशा संबंधों की बात हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर मान लीजिए आप में से कोई भी स्टूडेंट जैसे कि नोट्स से रिलेटेड या आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई बातचीत करना चाहता है तो आप अपने जो फ्यूचर लाइब्रेरी एप्लीकेशन है उस पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी दिए गए हैं, फ्री टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन के नाम से फ्री टेस्ट दिए गए हैं और फ्री टेस्ट आप यहां से दे सकते हैं। और एक मिनिमम कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है जिसमें लगभग 4000 प्रश्नों का संग्रह जो आपके लिए रखा गया है। इसके अलावा जो कुछ एक जैसे स्टूडेंटों की क्यूरी थी कि थर्ड ग्रेड जो लाइब्रेरी है उसका कोर्स कब से शुरू कर रहे हो, तो उसका कोर्स जो है वो सेकंड ग्रेड जो थर्ड ग्रेड है उसका कोर्स ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहाँ पर उपलब्ध है। अभी आप अगर लेना चाहो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा और इसके 2 या 3 दिन बाद में ये लाइव फॉर्मेट में भी कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसके आने वाले समय में यहाँ से आपको बहुत सारा बेहतरीन और अच्छा कंटेंट जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि मेरे साथ में रमाकांत सर भी जुड़े हुए हैं, तो रमाकांत सर और मेरे द्वारा जो आपके लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए आपको जो महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री है वो पाठ्य सामग्री देने का जो भरसक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है वो आपके लिए हमेशा ऐसा ही निरंतर जो है वो बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।